ठीक है जी, सबसे पहले सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग क्या करेंगे जी, आपका बहुत बढ़िया पेपर है और आपके पूरे सातों पेपर में से शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। और आज आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और बड़ा अच्छा पेपर है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मेरी केवल ना दो चीजें हैं, जो बच्चे हमें पुराना जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि एक तो आपको क्लास कभी मिस नहीं करना है। कोई बहुत अर्जेंसी हो, चलो भी रिकॉर्डिंग देख ली, नहीं तो आप क्लास में आओगे तो यू विल एंजॉय, आप थोड़ा अच्छा लर्न करोगे। और दूसरी बात होती है पंक्चुअलिटी पे, मैं बोल ही रहा हूँ 8:30 का मतलब है वी शुड बी हियर बाय 8:30। चलो 2-4 मिनट तो कोई बात नहीं, हो जाती है, इमरजेंसी है, दिल्ली है, तो मौसम भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। परसों और भी बेटर हो जाएगा, उससे अगले दिन और भी बेटर हो जाएगा। मैं कह और 15 दिन बाद तो स्वेटर की भी शायद जरूरत नहीं रहेगी, मौसम ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे। मैडम आप वहां कंफर्टेबल हो, मेरे इधर आ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा आई कांटेक्ट रहता है ना तो समझने में दिक्कत नहीं होती। मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। मुझे बताया भी गया है एंड इट इज फैक्ट ऑल्सो कि सीएस में ना लॉ ज्यादा होता है, तो ये भी हमारा लॉ का ही पेपर है, लेकिन बहुत बढ़िया लॉ है। देखो आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंक्लूडिंग जो मेरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। अब पर्सनल लाइफ में लॉ को कितना यूज कर लोगे, लेकिन इनकम टैक्स ऐसा हमारा डे टू डे लाइफ में हर एक आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स ना हर एक आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मान लो आपके पापा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका कोई भी आदमी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी पैसा कमाते हैं, तो इनकम टैक्स ना हर एक की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो इनकम टैक्स हमें इसलिए नहीं पढ़ना होता हमारे नंबर कितने आएंगे, इनकम टैक्स इसलिए पढ़ना होता है कि हमारे को इनकम टैक्स की नॉलेज होना जरूरी है। और इनकम टैक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, आप देखोगे अभी और 15 दिन के बाद बजट आने वाला है, फिर नए रूल्स आ जाएंगे, फिर गवर्नमेंट कुछ करते हैं, नए रूल्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो देखो हम ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर है जी पेपर नंबर 7। आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे अगर करना चाहें तो। हमारा है जी पेपर नंबर 7, और पेपर नंबर 7, और इस पेपर का नाम है जी टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। और ये हमारा कितने नंबर का है जी, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर। और इस पेपर का नाम है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आपका एक पेपर और भी है, कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिस। तो कॉर्पोरेट लॉ है ना, कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस भी लिखते हो ना साथ, कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिस। तो लॉ भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है। लॉ का मतलब होता है हमें ना थ्योरी, लॉ के प्रोविजंस आने चाहिए, और प्रैक्टिस का मतलब है हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप ये देख लो जी, इस पेपर के ना दो पार्ट है। पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं, देन आप अपने सिलेबस पे मूव करेंगे। हमारे पेपर के ना दो पार्ट है। आज मैडम आज यू आर नॉट लेट, लेकिन आगे से 8:30 पे ही आना है ना। आज की कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था तो हमने, इस पेपर के दो पार्ट हैं, आप नोट करोगे जी। सबसे पहला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और इसका नाम है जी इनडायरेक्ट टैक्स। आपका डायरेक्ट टैक्स आएगा जी 60 मार्क्स का, और आपका इनडायरेक्ट आएगा जी 40 मार्क्स का। अब लिखते जाओ सब चीजें। हमारे पेपर के दो पार्ट होंगे। पहली बात हमारा है जी पेपर नंबर 7 टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। हमारे पेपर के दो पार्ट होंगे। आप ना रजिस्टर बना लेना एक बहुत अच्छा खासा, उसमें डायरेक्ट टैक्स के भी क्वेश्चन करेंगे, आईडीटी के भी करेंगे, कम से कम 300-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा, और इतने ही क्वेश्चन आप घर पे भी करोगे। तो 1000 क्वेश्चन करोगे तो रजिस्टर ठीक होना चाहिए। और या फिर रजिस्टर मान लो 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, तो ऐसा मत करना जी पुराना रजिस्टर गुम हो गया और फिर वो सारी चीजें गुम हो गया। बुक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, जब तक बुक नहीं आती तब तक मैं आपको रिटर्न नोट्स वगैरह दे दूंगा सारी। और सब लोगों को बिल्कुल 100%
कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। बस हमारा ना एक ही मोटिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए। अब अच्छे नंबर का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? 50 नंबर बहुत अच्छे नंबर नहीं होते हैं, तो कम से कम 70s में नंबर आने चाहिए लॉ में, इसमें टैक्स में, तभी माना जाएगा जी आपके अच्छे नंबर है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, हमारे दो टैक्स होंगे, एक तो होगा डायरेक्ट टैक्स, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स का। अब आगे जी आपको लग रहा होगा जी क्या ये थ्योरी का पेपर है, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो आप इसको ये मान सकते हो जी प्योरली प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी है, बट कोई बच्चा अगर थ्योरी ना करना चाहे, पूरा प्रैक्टिकल करना चाहे, तब भी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, देखो जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली दो तरह के टैक्स होते हैं जी, एक तो होता है इनकम टैक्स और एक हमारा होता है जी इंटरनेशनल टैक्स। ये सब टेबल आप बना लेना। आपके पेपर में केवल एंड केवल इनकम टैक्स आने वाला है 60 नंबर का। इंटरनेशनल टैक्सेशन से आपका अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जब आप फाइनल में हो जाओगे, जब आप एग्जीक्यूटिव वगैरह है भी आपका, जब आप प्रोफेशनल में हो जाओगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन की कोई जरूरत। इनडायरेक्ट टैक्स के भी हमारे दो पार्ट हैं जी। एक पार्ट को तो हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक को हम बोलते हैं जी कस्टम। सिलेबस में लिखा हुआ है जी, ये आएगा 35 नंबर का और ये आएगा जी आपका 5 नंबर। 35 नंबर का जीएसटी आएगा, 5 नंबर का कस्टम आएगा जी। तो टोटल 40 नंबर का आईडीटी आएगा और 60 नंबर का टैक्स आएगा जी। अब देखो जी, और क्लैरिटी के लिए लिखो जी, हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा? लिख लो जी, हेडिंग डालो पैटर्न ऑफ एग्जाम। हमारा जो ये पेपर नंबर 7 है, इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो आप देखोगे जी, मैं आपको लास्ट टाइम का पेपर दिखा भी दूंगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा जी? आपके पेपर में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसको बोलते हैं जी कंपल्सरली मैंडेटरी, 100% करना ही है, देयर इज नो चॉइस। आप लोग स्कूल में पढ़ते ना कॉम्प्रिहेंसिव्स, क्या होता था? ऊपर बहुत बड़ा 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ दिए हुए, नीचे क्वेश्चंस दिए होते थे, आपने पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांट के आंसर लिखने होते थे, करते थे ना? यहां पे वही पैटर्न रहेगा, लेकिन आपको आंसर उसमें से नहीं छांटने हैं। जैसे हमारे को 2 पेज की पूरी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट दी हुई है, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, कोई भी आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नीचे कम से कम 6-5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 6 नंबर का, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको करना कंपलसरी होता है, ठीक है? और प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है जी हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रैक्टिकल होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है जी 15 नंबर का। उसके 3 पार्ट होंगे जी, पहला 5 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का। 5-5 नंबर के 3 पार्ट होंगे और ये तीनों कंपलसरी हैं, आपको करना ही है। तो आप देख रहे हो सारा का सारा अभी तक का 30 नंबर का पेपर प्रैक्टिकल ही है, सारा थ्योरी कुछ नहीं है। थर्ड है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट होंगे जी, 1, 2, 3, और तीनों 5-5 नंबर के होंगे जी, 15 नंबर का। ये 45 नंबर का तो आपका कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, प्रैक्टिकल पार्ट है, हर बच्चे को करना ही है, देयर इज नो चॉइस इन दैट। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपको इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी चॉइस दी है जी, आपको 2 क्वेश्चन होंगे जी, एक होगा क्वेश्चन नंबर 4, एक होगा क्वेश्चन नंबर 4A। एक हमारा होगा जी क्वेश्चन नंबर 4, एक होगा जी क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट होंगे जी, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 5-5 नंबर के तीनों होंगे 15 नंबर का,
और ये तीनों के तीनों थ्योरी के होंगे। थ्योरी के होंगे, आपको नोट्स लिखने हैं, प्रोविजंस लिखना है, डिटेल लिखनी है, थ्योरी बेस्ड होगा। या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 4A में भी 3 पार्ट होंगे, लेकिन ये तीनों प्रैक्टिकल होंगे 15 नंबर के। तो आपका जो पार्ट है 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर। जो बच्चा थ्योरी करना चाहे 45 नंबर का प्रैक्टिकल, 15 नंबर की थ्योरी। और जो बच्चा सारा प्रैक्टिकल करना चाहे 60 नंबर का प्रैक्टिकल, देयर इज नो थ्योरी। अब आपकी चॉइस होती है, कुछ बच्चों को थ्योरी अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं। लेकिन आप मेरे साथ रहोगे थोड़ा टाइम तो यू विल एंजॉय कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर है। आपके नंबर भी पूरे पूरे आएंगे, कटने की कोई उम्मीद नहीं है अगर हमारी एप्लीकेशन ठीक है लोग। नहीं तो आप थ्योरी लिखोगे, नंबर कटेंगे, थोड़े बहुत कटेंगे भी सही। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कंपैरेटिवली हमारा स्कोर ज्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी जिस बच्चे को थ्योरी अच्छी लगती है, हम तो थ्योरी लिखवाएंगे भी सही, नोट्स भी देंगे, बुक भी देंगे, क्लास में भी लिखवा के समझा के सब रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिलेगी। तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थ्योरी करना चाहो थ्योरी कर सकते हो, प्रैक्टिकल करना चाहो प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये हमारे है जी पार्ट ए। 60 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, कहने को 4 होंगे पर 5-5 नंबर के कितने सारे हो गए आप देखते चले जाओ। हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट है। तो ये हमारा पार्ट ए का पैटर्न है। टोटल इनकम टैक्स हमारा 60 नंबर का आएगा। ठीक है, किसी को डाउट? पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी में हमारे 2 क्वेश्चन होंगे जी। लिखो क्वेश्चन नंबर 5। ये जी हमारा पार्ट बी और इसको हम बोलते हैं जी जीएसटी और कस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इट इज ए कंपल्सरी क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे जी। क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों 5-5 नंबर के होंगे। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा जी कंपल्सरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। नो थ्योरी एट ऑल, 100% प्रैक्टिकल। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 कर लो या क्वेश्चन नंबर 6A कर लो, देयर इज ए चॉइस। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हो तो इसमें 4 पार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, चारों थ्योरी के होंगे। जिन बच्चों को थ्योरी अच्छी लगती है दे कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। सारी की सारी थ्योरी लिखनी होगी, थ्योरी बेस्ड है। जैसे आप लॉ के पेपर में लिखते हो वैसे ही अंडर सेक्शन ये, अंडर सेक्शन वो, क्या प्रोविजन है, कैसा है, सब बोलिए। और अगर आप ए पार्ट करना चाहो, अगेन देयर इज ए प्रैक्टिकल। 3 क्वेश्चन तो होंगे जी जीएसटी के और 1 क्वेश्चन होगा जी हमारा कस्टम। मतलब जो बच्चे थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे उनको कस्टम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा 40 नंबर का जीएसटी कर सकते हैं, उनको कस्टम की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या आप कस्टम पढ़ना चाहोगे ना? आपको लगेगा ना मेरे को कस्टम आना चाहिए कस्टम, तो हम लोग पूरा करेंगे चॉइस से जीवस। अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहो या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहो, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहो। अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं जी। जो बच्चे सारा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उनका ये मानो जी डायरेक्ट टैक्स भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा 60 नंबर का प्रैक्टिकल है। चारों क्वेश्चन 15-15 नंबर के प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और जीएसटी का भी पूरा का पूरा क्या है जी प्रैक्टिकल है, कोई डाउट नहीं है। 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आप दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है उनको पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जिनको थ्योरी करनी होती है 45 नंबर का प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट टैक्स में 15 नंबर की थ्योरी है। यहां पे क्या है जी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 20 नंबर की थ्योरी है। तो आप ये कह सकते हो जी 65 नंबर का तो कंपल्सरली है ही है प्रैक्टिकल, और बाकी 35 नंबर की थ्योरी है। जो बच्चा कहे जी मुझे तो थ्योरी ही करनी है, मेरे थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको कहे जी 35 नंबर की।
ठीक है, मेरे ख्याल पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर नंबर 7 है, 100 नंबर का पेपर होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन जाएंगे, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट के होंगे, 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टेक्स्ट के होंगे, हर एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होंगे, 4-4 पार्ट मैंने बताया जी, किस क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, किसके 4 पार्ट होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो 3-3 नंबर के कर दिए उसने, 15 क्वेश्चन है, 5 पार्ट कर देगा। कभी 2-2 नंबर के भी छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उसके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 15 नंबर में उसको जैसे ठीक लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर जो भी होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं जी, जो बच्चा पूरा का पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल करना चाहेगा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो थोड़ी बहुत थ्योरी करना चाहेगा उसको 35 मार्क्स की थ्योरी भी है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसा होगा, डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो जी, कौन सा क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना, ठीक है मैडम। भाई आपके माइंड में रहे जी, ये क्या ये प्रैक्टिकल पेपर है, क्या ये थ्योरी पेपर है, तो इट इज बिफोर यू। जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, और जो थ्योरी करना चाहते हैं उसके लिए हम बोलते हैं जी 65 नंबर का तो प्रैक्टिकल है ही है, और 35 नंबर की थ्योरी है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप सारे लोग पूरे 100% प्रैक्टिकल ही करो, ताकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, और स्टेप वाइज मार्क्स भी मिलते हैं। थ्योरी में क्या होता है जी, मान लो आपने थोड़ी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं लिखी, या जो रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर नहीं लिखा, तो यू में लूज योर मार्क्स। तो इसलिए बाकी किसी किसी को यह लगता है मेरी तो थ्योरी बहुत स्ट्रांग है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप थ्योरी भी कर सकते हो, जैसे जिसको अच्छा लगे वही कर सकते हो। ठीक है, हमारा पेपर क्या होगा, पैटर्न क्या है पेपर का, कैसे करेंगे, आई थिंक क्लियर। अब आते हैं जी हमारा सब्जेक्ट क्या है, पेपर की बात होगी जब, सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। पहली बात है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। कोई भी बच्चा ना एक्ट को ऐसे नहीं लिखेगा, क्योंकि एक्ट का, इस एक्ट का मतलब होता है जैसे एक्टिंग करते हैं हम लोग, एक्टिंग, ही इज एक्टिंग लाइक दिस, ये अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान जी एक्टिंग करते हैं, तो ये एक्टिंग वाली फॉर्म में आता है ये। तो एक्ट वर्ड जहां भी लिखा जाएगा ए हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, तो कभी भी हम एक्ट लिखते हैं तो एक्ट में ए को कैपिटल लिखेंगे, ये हमारा कानून है, हमारा रूल है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, कभी ऐसा लिखेंगे। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी, लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसका नाम ये नहीं है इनकम टैक्स एक्ट, पेपर का नाम ये नहीं है इनकम टैक्स एक्ट, पेपर का नाम है टैक्स लॉ। तो लॉ में क्या होता है और एक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा आप अपना आइडिया बताओ, फिर मैं बताऊं जी लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सा वाइडर टर्म है, कौन सा लिमिटेड टर्म है, कौन सी क्या है, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ताकि आपको कुछ बताना चाहोगे मैडम, लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस। एक्ट वाइडर टर्म होती है, लॉ और कोई ऑप्शन, नो आइडिया। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, अगर आपको केवल नंबर ही लेने हैं, हमारा कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी नहीं, ऐसा तो पढ़ाई दूंगा कि आपके 60 नंबर आराम से आ जाए। पर क्योंकि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, वी शुड पोजेस वेरी गुड नॉलेज, हमको हर चीज की बड़ी डिटेल में नॉलेज हो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो इट शुड बी टू साइडेड, मतलब मैं आपसे पूछूंगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू एक्सप्लोर योर माइंड की क्या हो सकता है। ठीक है, आपने बताया अच्छी बात है, अब ठीक गलत आप देखना जी। और बोलो जी, कौन बोलना चाहेगा। यस, लॉ वाइडर टर्म होती है, चलो बहुत बढ़िया जी। और कोई बताना चाहोगे मैडम, क्या जो इन्होंने बोला वही है, ठीक है, और कुछ। हाँ जी, मतलब लॉ वाइडर टर्म है और एक्ट उससे छोटा होता है। मैडम बोल रही थी कि एक्ट बड़ा होता है, लॉ उसका एक पार्ट है, ये बोलो ना आपने, क्या नाम है आपका। सिमर, अच्छा, और इधर कुछ बोलना चाहोगे। नहीं, एक्चुअली
उन्होंने ठीक बोला, हमारा जो लॉ होता है ना, लॉ इज ए वाइडर टर्म। मान लो हमारी पूरी क्रिकेट की टीम है, आप एग्जांपल समझो जी, पूरी क्रिकेट की टीम है, इसको हम बोलेंगे लॉ। इसमें एक विराट कोहली नाम का आदमी भी है, ये हमारा एक्ट हो गया। इट इज ए पार्ट ऑफ लॉ। जो हमारा एक्ट है दैट इज ए पार्ट ऑफ लॉ। लॉ अपने आप में बहुत बड़ी वाइडर टर्म है। अब लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो हमारे जो सिलेबस में आएगा लॉ में क्या क्या इंक्लूड होगा, लिखो जी आप लिखोगे जी इनकम टैक्स लॉ। मैं लिखता हूं जी पहले इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ इंक्लूड हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे जी इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक एक स्टेप पे आराम से बात करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जी इनकम टैक्स रूल्स 1962। तीसरा हम पढ़ेंगे जी नोटिफिकेशंस। फोर्थ हम पढ़ेंगे जी सर्कुलर्स। और फिफ्थ नंबर पे आप लिख लो जी हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स। इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं जी, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जो भी हमारी रूलिंग्स होती है, जो हमारा लॉ है, लॉ एक वाइडर टर्म है, लॉ का एक कंपोनेंट है एक्ट। तो हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी जी, एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं जी इनकम टैक्स रूल्स 1962। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं जी नोटिफिकेशंस। चौथा हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर्स। पांचवा पढ़ने वाले हैं जी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है जी। सबसे पहली बात है जी इनकम टैक्स एक्ट 1961। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखना, आपको ना थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा। आप देखो जी ऊपर लिखो, सबसे पहली टर्म है जी इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा 1857 में हमारे यहां म्यूटिनी हुई थी, आजादी के लिए संग्राम हुआ था, म्यूटिनी हुई थी 1857 में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऐसी चीजों में पैसा बहुत लग जाता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि नहीं हमारे को कुछ ना टैक्स लगाना चाहिए लोगों के ऊपर। तो तब हमारा एक्ट आया था जी 1860 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। उसके बाद वो बहुत टाइम चला, फिर उसके बाद 1912 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, फिर उसके बाद 1961 में इनकम टैक्स आया था, और अब हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है जी 2025। अभी हमारा 1 अप्रैल से नया एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब ये एक्ट आने की जरूरत क्यों होती है, आप थोड़ा बात समझना। इनकम टैक्स के लॉ में आपको याद है, अगर आपको ध्यान हो, आज से कुछ साल पहले मोदी जी ने एक दिन रात को 8 बजे टीवी पे अनाउंस किया था कि आज रात को 12 बजे से 1000 का नोट बंद और 500 का नोट बंद, और वो इमीडिएट इफेक्ट से नोट बंद हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लो आज रात को 8 बजे टीवी पे आके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बहनों और भाइयों आज से नया टैक्स लग गया, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? एक मिनट बताएंगे क्यों नहीं कर सकते? भाई जो नोट पे तो बंद कर दिए, पर ये क्यों नहीं कर सकते? मतलब टीवी पे आके बोल देंगे बहनों और भाइयों आज रात को 12 बजे से ये वाला नया टैक्स लग गया, नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, डीमोनेटाइजेशन के इमीडिएटली बाद 2-3 साल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया। मेरा क्वेश्चन है जी हाँ कर सकते हैं मैडम। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा जो देश है ना वो मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश कोई भी बीजेपी कांग्रेस नहीं चला रही है, हमारा देश चलता है संविधान के हिसाब से।
हमारा संविधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले, फिर हम आते हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला मैडम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बोला, आई शुड अप्रिशिएट यू, अच्छा जवाब था। देखो पहली बात है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप में से कितने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको पता होगा जी कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। कब इंप्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950। अभी हमारी 26 जनवरी को छुट्टी आएगी, ठीक है ना? तो 26 नवंबर 1949 को बना था। अब ये जब बना था तो किसने बना था? अभी हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, राजनेता खराब आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हर आदमी कैसे कैसे काम करेगा, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो हमारा संविधान बना था। तो संविधान के टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, किसको मालूम है? ये सब चीजें ना हमारे, आप अपना मैनुअल खोलोगे, मैनुअल का सबसे पहला चैप्टर यही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं जो हमारे मतलब का है। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं मैडम आपके हिसाब से? और कोई भी बताना चाहे? हाँ, 448। जब हमारा संविधान बना था तो टोटल हमारे आर्टिकल्स थे जी 395। कुछ आर्टिकल खत्म हो गए। आर्टिकल 370 आपने सुना होगा, पहले जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, खत्म हो गया आर्टिकल 370। कुछ खत्म हो गए, कुछ नए आ गए। तो आज की डेट में टोटल आर्टिकल कितने हैं जी? 448। बहुत बढ़िया जी, अप्रिशिएबल है। क्या नाम है आपका? 448 आर्टिकल्स हैं। कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आज की डेट में 448 आर्टिकल्स हैं। उसमें से एक आर्टिकल है जी जिसका नंबर है 265। आप लिखो जी आर्टिकल 265। आपके प्रैक्टिस मैनुअल में शायद सबसे पहले आर्टिकल 265 के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ना वही बोलते हैं जो इन्होंने अभी बोला, विजय लक्ष्मी जी ने जो भी बोला वही बोलता है। मैं लिखता हूं आर्टिकल 265 की लैंग्वेज क्या है, आप देखना चाहिए। वो कह रहे हैं जी नो टैक्स कैन बी levied and collected except by authority of law. No tax can be levied and collected except by the authority of law. जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेगा तब तक आप कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ना मोदी जी को पावर है ना किसी को पावर है भी हम रात को अनाउंस कर दें कल से नया टैक्स लग गया तो टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगा सकते जब तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेगा। पहले कानून बनाना पड़ेगा। मान लो वो कहते हैं जी आज टैक्स लग गया जी नो स्मोकिंग टैक्स, जो आदमी स्मोकिंग करेगा उसको इतने रुपए टैक्स देना पड़ेगा स्पोर्ट्स। तो हम कहेंगे भैया कहां लिखा हुआ है, कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? और आपके कहने से एक्ट थोड़ी बन जाएगा, कौन सी अथॉरिटी ने ये एक्ट बनाया? अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए ना। मान लो आपके पापा ने घर में कानून बना दिया, घर में सब लोग 10 बजे डिनर करेंगे जी, कोई 10 बजे से लेट डिनर नहीं करेगा। ही इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली फॉर योर फैमिली। अब उनका बनाया हुआ कानून पूरे देश पे अप्लाई हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, आपके परिवार पे अप्लाई होगा। तो हमारे देश में अथॉरिटी कौन है कानून बनाने के लिए? तो आपने देखो जी ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए जी आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहली बात, तब तक कोई टैक्स नहीं लग सकता जब तक उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बनेगा। और एक्ट कौन बनाएगा? जो उसको बनाने की अथॉरिटी है। जब तक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक आप देश में कानून नहीं लगा सकते। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे अगर मोदी जी चाहेंगे तो नया टैक्स लग जाएगा, आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि हमारा संविधान परमिट नहीं करता। हमारा संविधान कहता है आपको कोई भी टैक्स लगाना है पहले उसके ऊपर कानून बनाओ। और कानून भी ये नहीं है तुमने एक लाइन लिख दी तो कानून बन गया, उसको प्रॉपर अथॉरिटी में पास करवाओ।
तो तब हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी। अब हमने वर्ड किया जी एक्ट आर्टिकल में। अब आपने लॉ के स्टूडेंट हो जी, एक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं जी? एक्ट हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सेंट्रल एक्ट और एक होते हैं स्टेट एक्ट। एक्ट को दो तरह से कर लो जी, एक होता है सेंट्रल एक्ट और एक होता है स्टेट एक्ट। पहले ना आप थोड़ा सा सिस्टम समझना जरूरी है, फिर इनकम टैक्स जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। सेंट्रल एक्ट क्या होता है और स्टेट एक्ट क्या होता है? जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है जी। आप तो लॉ के स्टूडेंट हो भैया, आपको क्यों दिक्कत हो रही है ऐसे बताने में? आप लिखो जी सेंट्रल एक्ट क्या होता है। उससे पहले लिख लो जी आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 हमारा टेस्ट होगा, उसमें सब आर्टिकल पूछे जाएंगे आपसे, कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि ये आपके पेपर का भी पार्ट है। आप अपना मैनुअल खोलोगे, सबसे पहले सारे आर्टिकल्स के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 245 कहते हैं जी, पार्लियामेंट इज एथोराइज्ड टू मेक लॉ। पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कानून बनाएगा? आर्टिकल 245 कहते हैं जी। अब सेंट्रल एक्ट क्या होता है जी? सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन लिखोगे जी, एनी एक्ट विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड कंसेंटेड बाय प्रेसिडेंट। एंड कंसेंटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। क्या मतलब हुआ जी? सेंट्रल एक्ट वो होता है जिसको पास तो करेगी पार्लियामेंट, और उसको मंजूरी कौन देगा? प्रेसिडेंट। और ये एक्ट क्या होगा जी? पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। मान लो पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस में प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा जी? पार्लियामेंट। अब मेरी बात यह है कि जो हमारा कोई भी कानून है, क्या उसको पहले बिल को लोकसभा में लाया जाता है या पहले राज्यसभा में लाया जाता है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे बिल हैं जो पहले राज्यसभा में भी आए हैं, राज्यसभा में आने के बाद लोकसभा में आए हैं। कुछ होते हैं मनी बिल्स। मनी बिल्स क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी बिल होता है। तो मनी बिल सबसे पहले लाया जाता है लोकसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा। आपको शायद याद होगा जब हमारा आर्टिकल 370 खत्म हुआ था 5 अगस्त 2019 को, मैंने पूरा दिन वो पार्लियामेंट की डिबेट देखी थी। सबसे पहले वो राज्यसभा में पास किया गया था, क्योंकि हमारे जो अमित शाह जी हैं उनको डाउट था कि कहीं राज्यसभा में पंगा ना हो जाए, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, लोकसभा में तो भयंकर सीटें थी इनके पास। तो इन्होंने कहा था कि राज्यसभा में पहले पास करवा लेते हैं। तो राज्यसभा में सवेरे सवेरे जाके बैठ गए थे 11 बजे, और जिन्होंने पहले राज्यसभा में बहस करवाई, पास करवा लिया। उसके बाद लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा, लोकसभा में मेजोरिटी उनकी ज्यादा थी। अच्छा मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, फिर बोलो मैडम विजय लक्ष्मी जी, थोड़ा संविधान को समझो पहले। मान लो कोई बिल है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? हाँ, दोनों हाउसेज को एक साथ बैठा लेंगे। लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 542। राज्यसभा के मेंबर कितने हैं? मान लो 250, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। टोटल कितने हो गए जी? 542 प्लस 250, 792 हो गए। पूरे 792 लोगों का ज्वाइंट सेशन कर लेंगे, और 792 में से नेचुरली 50% मेजोरिटी हो जाएगी। अब जो रूलिंग पार्टी है, इसके बाद लोकसभा में बहुत सीटें हैं, इस बार ही कम है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा होते हैं इनके पास। तो वो क्या होगा जी? हमारी दोनों हाउसेज में मिला के मेजोरिटी में पास हो जाएगा बिल। ठीक है, तो क्या होता है जी, किसी ना किसी, मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया, आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ बनाएगी,
उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। अब आर्टिकल 245 क्या कहते हैं जी? पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की पावर है। ये क्या होगा जी? सेंट्रल एक्ट। अब सेंट्रल एक्ट क्या होगा जी? कोई भी ऐसा एक्ट जिसको पास तो किया पार्लियामेंट में और उसकी जो मंजूरी दी है वो दिया राष्ट्रपति ने, वो क्या हो जाते हैं जी? सेंट्रल एक्ट हो गया जी। अब क्या सेंट्रल एक्ट ऐसी है कोई जगह जहां पे मान लो कोई स्टेट ये कहते जी, अब आजकल तो प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, क्या मान लो केजरीवाल जी कह सकते हैं क्योंकि मोदी जी ने एक्ट बनाया मैं तो नहीं होने दूंगा अपने दिल्ली पे? कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्ट का मतलब है चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, वो ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी, पूरे इंडिया में वो हमारा अप्लाई होगा। तो सेंट्रल एक्ट अगर हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी आपको थोड़े दिन पहले याद होगा पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, तो अमित शाह जी एक बिल लेके आए, तो कुछ उधर टीएमसी के कुछ सांसद बोल रहे थे हम इसको अपने स्टेट में होने नहीं देंगे, तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा बताओ हिंदुस्तान का कौन सा आदमी है जो इसको रोक लेगा? ये सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट का मतलब पूरे इंडिया में होगा ही होगा, किसी की हिम्मत नहीं उसको रोकने की। सेंटर ने एक बार पास कर दिया, मतलब पार्लियामेंट में पास कर दिया तो होगा ही होगा। आपने दो आर्टिकल लिखे जी, एक तो आर्टिकल 245 क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछे आर्टिकल 245 क्या कहता है तो आप कहोगे जी आर्टिकल 245 ये कहता है कि भैया पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को, पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की पावर है। और हमारा स्टेट एक्ट क्या होता है जी? स्टेट एक्ट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप सोचो क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसा एक्ट विच इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंसेंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, लिख लो जी। स्टेट एक्ट क्या होगा? एनी एक्ट विच इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव, जैसे हमारी दिल्ली सरकार की है, आजकल चली रहा सेशन। एनी एक्ट विच इज पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंसेंटेड बाय गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। अगर दिल्ली का एक्ट है तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा और दिल्ली का जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसको पास कंसेंट। बिहार का है तो बिहार, यूपी है तो यूपी, वो है। आप जितने भी एक्ट पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है? आप जितने भी एक्ट पढ़ते हो इसमें से कौन सा स्टेट एक्ट कौन सा है? कौन सा स्टेट एक्ट पढ़ते हो मैडम? कोई भी स्टेट एक्ट नहीं पढ़ते आप, क्योंकि स्टेट एक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। स्टेट एक्ट केवल उसी स्टेट पे अप्लाई होता है जिस स्टेट के लिए वो बनाए गए। मान लो केरला की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि मछली पकड़ने के ये रूल है, कोई भी आदमी समुद्र में ज्यादा ज्यादा इतनी दूर तक जा सकता है मछली पकड़ने के लिए। अब बताओ आप उसको पढ़ के क्या करोगे? आपके किस काम का वो? तो जो स्टेट के एक्ट है वो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। आप जितना भी पढ़ते हो क्या करते हो जी? सेंटर के पढ़ते हो। क्या चाहिए भाई सब? लिख लिया? तो हमने अभी तक दो आर्टिकल पढ़े जी। एक तो आर्टिकल पढ़ा 245। आर्टिकल 245 क्या कहते हैं जी? पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की पावर है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्ट बनाने की पावर, ये कहते ना आर्टिकल 245। आर्टिकल 265 क्या कहते हैं जी? अगर आपको कोई भी टैक्स लगाना है तो सबसे पहले आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, और विदाउट एक्ट के आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, इनकम टैक्स छोड़ो, कोई भी कलेक्ट नहीं कर। मैंने लैंग्वेज क्या किया? नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब मान लो जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं, एक तरफ स्टेट के लोग बैठे हैं, एक तरफ सेंटर के लोग बैठे हैं, एक तरफ मोदी जी बैठे हैं, एक तरफ मान लो ममता बनर्जी है, आज का बर्निंग टॉपिक चल रहा है। अब ममता बनर्जी कहते हैं जी कानून मैं बनाऊंगी और टैक्स मैं कलेक्ट करूंगी,
मोदी जी कह रहे जी कानून मैं बनाऊंगा और टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा। तो अब किस आदमी को पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करे और कानून बनाए? तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आने वाले टाइम में झगड़ा ना हो। उन्होंने एक नया आर्टिकल लिखा जी, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246, हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं अभी, और यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 245 क्या कहते हैं मेरे को क्लियर है ना? आर्टिकल 265 कहता है, क्लियर है? आर्टिकल 246 क्या कहता है? डॉक्टर साहब ने कहा जी ठीक है, आज भी झगड़ा कर रहे हो, 100 साल बाद भी झगड़ा करोगे, 50 साल बाद भी झगड़ा करोगे। बताओ ऐसा कभी हो सकता है पूरे सेंटर में भी सेम पार्टी का राज हो और पूरी की पूरी स्टेट पे भी सेम पार्टी का राज हो? ऐसा कभी नहीं आएगा। जब कांग्रेस करती थी सेंटर पे रूल, कितने सारे स्टेट में बीजेपी का राज था। अब आजकल बीजेपी का रूल है, कितने सारी स्टेट नॉन बीजेपी की भी है। मैंने आपको ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दिया, लड़ाई चली रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चली रही है, आपको पता ही होगा सारा। सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, दुनिया झाड़ के लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी से अभी पीछा छोटा है, रोज लड़ाई होती थी उनकी भी, मोदी से उनसे लड़ाई होती थी। सेंटर की स्टेट की लड़ाई चलती रहती है थोड़ी थोड़ी। मान लो जहां पे कांग्रेस है वहां पे लड़ाई चलेगी, वो नहीं मानेंगे उनकी बात, वो उनकी नहीं मानेंगे, क्योंकि राजनीतिक कारण हो जाते हैं ना। तो उन्होंने संविधान में क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा जी हम ना कुछ काम बांट देते हैं, कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो उन्होंने ना इसमें एक शेड्यूल बना दिया। क्या नाम है उस शेड्यूल का? हाँ जी, इसमें ना आपकी लिस्ट बांट दी जी, 3 लिस्ट बना दी। एक को नाम दे दिया यूनियन लिस्ट, एक को नाम दे दिया स्टेट लिस्ट, और एक को नाम दे दिया जी शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ काम ऐसे हैं जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन लिस्ट है, आप यूनियन लिस्ट की बात करते हैं जी, जब यह लिस्ट बनी थी इसमें 97 काम थे, जिसपे केवल एंड केवल कानून बनाने का राइट किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का राइट नहीं होता सर, पार्लियामेंट के पास रूल होता है। तो यूनियन लिस्ट का मतलब है कौन से ऐसे काम है जिसपे एक्ट बनाने का अथॉरिटी किसकी है? पार्लियामेंट की। शुरू शुरू में जब ये बना था तो इसमें कितने काम बांटे गए थे? 97। आज की डेट में कितने? 100 हो गए सर। अब 100 ऐसे काम है जिसपे एक्ट बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने हैं जी आज की डेट में? 100। इसमें से एक है, देखो मैं संविधान तो पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं पूरे 100 के 100 डिस्कस करूं, मेरा मतलब ही नहीं है उसमें, आपको भी कोई मतलब नहीं है। आप तो संविधान के स्टूडेंट नहीं हो ना, आप तो इनकम टैक्स के स्टूडेंट हो। उसमें एक एंट्री नंबर 82 है। उन 100 में से पढ़ोगे ना लिस्ट पूरी, तो एक है एंट्री नंबर 82। उस पे क्या लिखा हुआ है वो लिख लीजिए आप। पार्लियामेंट इज authorized to make law on income tax other than agriculture income. एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी हर एक इनकम पे टैक्स लगाने का जो अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? पार्लियामेंट को। अब यहां पे एक क्वेश्चन और खड़ा होता है, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता? संविधान हमारा ये कहता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को पावर नहीं है? पार्लियामेंट को पावर नहीं है, और एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाने की पावर दी गई है स्टेट लिस्ट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। लेकिन आज तक कितने साल बीत गए? देखो 75 साल से ज्यादा हो गए। 1950 में बना था, 75 साल हो गए। आज तक किसी भी स्टेट ने किसी भी आदमी के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। तो हमारी कंट्री में आज तक भी एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है संविधान कहता नहीं लगा सकते आप। संविधान कहता है कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है, पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकता एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, अगर स्टेट चाहे तो बना सकती है। तो उन्होंने काम बांट दिए
कि भैया पार्लियामेंट ये काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में मेन काम क्या आता है? आप बताओ, स्टेट लिस्ट में सबसे बड़ा काम कौन सा आता है? लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में पहले क्या हाल था? जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, क्या हाल था? गुंडे माफिया कैसे घूमते थे। अब बाबा जी की सरकार आने के बाद क्या हाल है? किसी की हिम्मत है बात करने की फालतू? अगले दिन ही बुलडोजर चलेगा और सफाई हो जाएगी सारी। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये उसका काम है अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो लॉ एंड ऑर्डर को यूनियन लिस्ट में दिया गया। अब मान लो सपोज वेस्ट बंगाल में दंगा हो रहा है, अमित शाह जी या मोदी जी या कोई भी सेंटर का आदमी क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे हाथ में नहीं है भी हम क्या कर सकते हैं। जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी जो करेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। मान लो आर्मी के साथ कोई प्रॉब्लम है, अब बॉर्डर कितना लंबा है हमारा, आप देखो नक्शा देखोगे बॉर्डर कितना, कौन सी स्टेट में बॉर्डर नहीं है? बहुत कम स्टेट्स हैं जब बॉर्डर नहीं है। ऊपर देखो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर है, पंजाब में बॉर्डर है, नीचे चलो गुजरात में बॉर्डर है, सारे बॉर्डर एरिया है ना। अब किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। कौन करेगा? यूनियन लिस्ट में आता है वो। आर्मी के ऊपर क्या करना है, आर्मी कैसे डिप्लॉय करनी है, बॉर्डर की रक्षा कैसे करनी है देश की, ये सब काम किसके पास आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। तो बाबा साहब जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनकी कितनी अच्छी फोर्स अटेंडेंस थी कि 100 साल बाद ऐसा भी हो सकता है, 200 साल बाद ऐसा ही हो सकता है। तो उन्होंने संविधान में पहले से ही लिख दिया कि केंद्र सरकार की कितनी लिमिट है और राज्य सरकार की कितनी लिमिट है, ताकि कोई झगड़े का काम ही न रहे, पहले लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम होगी जी, इन्होंने कह दिया जी नहीं जी नहीं, ये वाला अधिकार तो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट क्या करेगी जी? एक्ट बनाएगी और टैक्स को कलेक्ट कर लेगी जी। अब डिस्प्यूट ये आ गया जी, मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं और ये मैडम विजय लक्ष्मी जी स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये मैडम कह जी मान लो ये महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट की सही भैया भैया हमारी स्टेट के लोगों का टैक्स आप ले लोगे, हमको आप पैसे दोगे नहीं, तो हम अपने स्टेट का विकास कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए आपके हिसाब से? इसके ऊपर भी संविधान बना दिया गया, आर्टिकल 270। उन्होंने कहा भी ऐसा है, ये जो पैसा कलेक्ट होगा, अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में तो चलो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी की लड़ाई नहीं होगी। कोई भी स्टेट मान लो वेस्ट बंगाल ही ले लेते हैं। अब ममता बनर्जी ने कहा भाई ये सेंटर वाले मोदी जी सारा टैक्स ले लेंगे मेरे लोगों का और मुझे देंगे नहीं, तो मैं अपने स्टेट का विकास कैसे करूंगी? हो सकती है ना लड़ाई। तो इसलिए भैया ना मैं नहीं चाहती कि ये टैक्स ले, तो बाबा साहब ने उसका भी इंतजाम कर दिया। उन्होंने कहा जी जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। कहां जाता है जो टैक्स जमा करवाते हो? एक हमारे सीएफआई, सीएफआई के ऊपर सीए में बहुत बड़ी नोट आया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप जितना पैसा जमा करवाते हो टैक्स का, वो सारा पैसा कहां जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसकी निगरानी सबके पास होती है, यूपी सरकार के पास भी है, महाराष्ट्र सरकार के पास भी है, मध्य प्रदेश सरकार के पास भी है, सेंटर के पास भी है। देख लो कितना टैक्स आ रहा है, कोई निकाल नहीं सकता इसमें से पैसे। अब इसको बांटेंगे, आर्टिकल 270 कहते हैं जी ये पैसा बटेगा। कौन बांटेगा? हमारा मैडम को कह दे ये महाराष्ट्र सरकार है, मैडम आपको बांटना पड़े तो कैसे बांटोगे? ये कहेगी जी महाराष्ट्र को तो ज्यादा दे दो आप, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकम भी ज्यादा आती है, इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, कमाते भी ज्यादा है, तो महाराष्ट्र को ज्यादा पैसे मिलना चाहिए। अब मान लो कोई आदमी उधर का नॉर्थ ईस्ट का, वो कह जी हमारे यहाँ तो खेती भी नहीं होती, हमारे यहाँ तो बॉर्डर एरिया भी बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ तो क्लाइमेट भी देखो, आपके यहाँ 2 महीने सर्दी पड़ी है तो जान निकल गई, उनके बेचारों के 10-10 महीने सर्दी रहती है, हालत खराब रहती है, तो भाई हमारे को ज्यादा पैसा चाहिए। गढ़वाल में जाओगे वो कहेंगे जी हमारे यहाँ देखो कितनी प्रॉब्लम है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। होगा कि नहीं होगा डिस्प्यूट? तो आर्टिकल 270 में यह भी लिख दिया गया कि पैसा बटेगा कैसे। इस पैसे को बांटने का राइट देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो ना कमीशन बना देते हैं, कभी सरकारी कमीशन के नाम से आता है, कभी किसी कमीशन के नाम से आता है, उसमें सब लोग अपॉइंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आजकल जो लेटेस्ट है 52% पैसा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, 48% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान लो महाराष्ट्र स्टेट से 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ, सपोज 10 लाख करोड़ रुपए का मान लो महाराष्ट्र स्टेट से टैक्स कलेक्ट हुआ, तो इसका 52% हो गया जी 5,20,000 करोड़ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा, 4,80,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ज्यादा काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करने होते हैं ना, आर्मी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी थोड़े दिन पहले वो केरला में कुछ नई सड़कें बननी थी, तो नितिन गडकरी जी के पास प्रपोजल आया, कितने लाखों करोड़ रुपए का खर्चा है, तो मेन काम तो सेंटर को करना पड़ता है ना। तो उन्होंने कहा जी ये वाला काम भी खत्म हो गया जी। भाई कानून बनाने का राइट किसको दे दिया, पार्लियामेंट को। पैसा कलेक्ट होगा, किसी को किसी पे बेविश्वासी है, मैं कह रहा हूं भाई तुम इसको दे दोगे, ये मुझे नहीं देगा, ये कह रहे जी आप सर को दे दोगे, सर मुझे देंगे ही नहीं, कल अपनी जेब में रख लेंगे, डिस्प्यूट है ना, तो सब चीजें खत्म। संविधान में सब कुछ क्लियर कर दिया है। अभी मुझे अच्छी तरह याद है, अभी 1 महीना पहले की बात है, पार्लियामेंट चल रही थी, हमारे एक बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े प्यारे नेता राहुल गांधी जी, तो वो संसद में बोल रहे थे कि मोदी जी क्या करते हैं, जो तो बीजेपी के राज्य है वहां पे पैसा ज्यादा दे देते हैं, जो कांग्रेस के राज्य है वहां पे पैसा नहीं देते। तो उसको लोगों ने कहा भाई पहले तो संविधान पढ़ ले, मोदी जी को पावर ही नहीं है पैसा देने की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जाता है। अब तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, उनको पता होता है ना सब चीजें, फिर भी आदमी पार्लियामेंट में ऐसा बोलेगा, वो जवाब ही देते हो गया था भाई तो संविधान पढ़ के आ जाइयो। मोदी जी के हाथ में थोड़ी किसको कितना पैसा मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा चला गया, वहां से बट जाएगा अपने आप, सिंपली चला जाएगा। ये तो हो गया जी हमारा, हम टैक्स को कलेक्ट कैसे करेंगे। हमने जो एक्ट बनाया, एक्ट बनाने की पावर किसको है, एक्ट कैसे बनेगा, पैसा कहां जाएगा, कैसे कैसे बटेगा। तो मैंने जो थोड़े से आर्टिकल आपके सामने डिस्कस किए वो थोड़ा सा कर लेते हैं जी। हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ना आर्टिकल्स बहुत हैं, एक एक करके मुझे बताते जाना जी। हमने जो जो आर्टिकल्स पढ़े हैं अपने मन में सोच लो जी। आर्टिकल 245 पढ़ा, आर्टिकल 246 पढ़ा, आर्टिकल 265 पढ़ा, आर्टिकल 270 पढ़ा। बोलो मैडम, आर्टिकल 245 क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को एक्ट बनाने का अधिकार है, स्टेट असेंबली को भी एक्ट बनाने का अधिकार है। सेंट्रल के जो एक्ट है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, और जो स्टेट एक्ट है वो कौन बनाएगा, स्टेट असेंबली। पास कौन करेगा, सेंट्रल एक्ट को प्रेसिडेंट और स्टेट एक्ट को गवर्नर। आर्टिकल 246 क्या कहते हैं जी, बोलो सर, आपने वो पीछे बैठे हैं, हाँ वीर जी बोलो, इनको बताओ ना, मुझे थोड़ी बताओगे, कामनू कितना वंडी है वो नहीं बताओ ना, हिंदी में बताओ। आर्टिकल 246 ये कहते हैं शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल 7, उसमें कामों को बांटा गया है। यूनियन लिस्ट में क्या काम आएंगे, स्टेट लिस्ट में क्या काम आएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या काम आएंगे। तो हमें यूनियन लिस्ट से मतलब है, यूनियन लिस्ट में 100 काम है जिसपे एक्ट बनाने की पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। हमें वो 100 पढ़ने की जरूरत है क्या, हमें कौन सा पढ़ना है, एंट्री नंबर 82, जो 82वें नंबर पे काम लिखा हुआ है वो इनकम टैक्स का लिखा हुआ है। भाई इनकम टैक्स के ऊपर एक्ट बनाने की पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी पार्लियामेंट को। और वो भी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम पे एक्ट बनाने की पावर किसको दी गई है, स्टेट असेंबली को। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने राज्य में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकती है, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकती, ठीक है। आर्टिकल 265 हो ही गया, कोई भी टैक्स तब तक कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके ऊपर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्ट ना बना दे। मतलब लॉ की लैंग्वेज है ना, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, लेकिन उसका हिंदी में मतलब है जब तक कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए मान लो केजरीवाल जी लॉ बना दे, चलेगा क्या वो, इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप लॉ बना दो, मैं लॉ बना दू, चलेगा क्या वो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। तो जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाएगी, एक्ट नहीं बनाएगी, तब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 265। आर्टिकल 270 क्या कहते हैं,
ये जो टैक्स का पैसा आएगा ये सेंटर और स्टेट में बटेगा कैसे, बंटवारा कैसे होगा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कलेक्टेड। जो हमने टैक्स कलेक्ट कोई भी करे, मान लो मैंने कलेक्ट किया सबके बिहाफ पे, मैं उसको अपने पॉकेट में नहीं डाल सकता, मैंने यहां पे कॉमन टेबल पे आके रख दिया तुम्हारे सामने, अब उसके बाद बटेगा वो सबके अंदर जो भी बटेगा। तो आर्टिकल 270 क्या कहते हैं जी, ये जो हमारा पैसा आएगा ये बटेगा कैसे, और पैसा कहां पे जमा होगा, मेरे खाते में आएगा क्या, आपके खाते में आएगा क्या, ना सेंटर के खाते में आएगा ना स्टेट के खाते में आएगा, कहां पे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। मान लो मेरे को आपने ऑथराइज कर दिया, आप हमारे ब्याह पे पैसे इकट्ठे कर लो जी, मैंने आपको दिखा के आपके ब्याह पे पैसे इकट्ठे करके ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहां के रख दिए, उसके बाद अब बटेगा जो हमारा सिस्टम है, कौन कितना लेगा, ना मैं अपनी जेब में डाल सकता ना आप अपनी जेब में डाल सकते। ये हो गया जी हमारा टैक्स का। अब हमारा आ गया जी सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, एक एक करके करेंगे ना, फिर हम अपने इनकम टैक्स एक्ट पे आएंगे। पहले उससे पहले की चीजें, ये एक्ट बनता कैसे है क्या है, वो तो क्लियर होना जरूरी है। अब देखो जी, हमने बोला जी, मैंने आपको दो चीजें बोली जी, कुछ तो होता है डायरेक्ट टैक्स, कुछ होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप वैसे मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया। अच्छा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, अरे मेरे भाई चलो अच्छी बात है, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में पुअर हो जाते हो, लॉ की एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं होती है। बोलो मैडम क्या होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स क्या। देखो मैंने मान लो ये आपको कैलकुलेटर पकड़ाना है, मैंने कहा लो अर्चना जी कैलकुलेटर लो, मैंने आपको डायरेक्ट भी दे दिया। इनडायरेक्ट होगा जब मैं इसको बोलूंगा विजय लक्ष्मी पकड़ा देना जरा इसको, पहुंचा आपको तब भी, एक मैंने डायरेक्ट वे में दे दिया, एक मैंने थ्रू किसी के दे दिया, इनडायरेक्ट वे में दे दिया। अब बताओ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अरे बाबा इनकम को छोड़ दो, किस पे लगता है वो छोड़ दो, आई एम आस्किंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल ठीक है जी, आप बोलो मैडम। नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो दोनों में वही होता है जिसपे लेवी होता है, बर्डन की बात है, सी इज टेलिंग करेक्टली। देखो एक बात सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहिए, और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। मान लो जी आपका कोई फ्रेंड था ए, कोई भी फ्रेंड था ए, आपने क्या नाम बताया था सर, फ्रैंक, फ्रैंक का फ्रेंड था जी ए, वो गया हुआ था फॉर एग्जांपल सिंगापुर घूमने के लिए, छुट्टियां थी, चलो भी सिंगापुर घूम के आते हैं, आजकल बहुत लोग जाते हैं सिंगापुर घूम। अब इसको कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे मोबाइल आते हैं, लैपटॉप आते हैं, चीजें आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में ना वो कंट्री बहुत एडवांस है। तो कोई ऐसा कंपोनेंट था जो इंडिया में मिलता तो है बहुत महंगा मिलता है, लेकिन सिंगापुर से लोगे तो सस्ता मिल जाएगा। इसने अपने फ्रेंड को बोला जी, मान लो इसकी फ्रेंड थी अर्चना, अर्चना सिंगापुर गई, इसको कहा जी मेरे लिए वो ले आइयो, सपोज मैं लैपटॉप लिख लेता हूँ जी, लैपटॉप था कोई, टॉकी लैपटॉप था। टॉकी लैपटॉप पता आपको क्या है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे अपना टाइप होता चला जाएगा। काफी टाइम से इन्वेंशन चल रही थी, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कौन सी लैंग्वेज यूज की जाए उसमें। आप इंग्लिश देखो, आप बोलोगे आई नो, वो टाइप क्या करेगा, एन ओ, आपने क्या बोला और उसने क्या लिखा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं फिट बैठ रही थी, अब उन्होंने इन्वेंट किया कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, दैट इज द परफेक्ट लैंग्वेज, जो आप बोलते हो वही लिखते हो, जो आप लिखते हो वही बोलते हो, लेकिन संस्कृत किसी को आती नहीं है। अब इसलिए वो थोड़ी चल रहा है टाइम की, कितना टाइम लगेगा उस इन्वेंट होने में। तो संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जो आप बोलोगे वही लिखोगे, और जो लिखोगे वही बोलोगे, लेकिन संस्कृत किसी को आती नहीं है। अब किया क्या जाए, संस्कृत हिंदी हिंदुस्तान में किसको आते हैं, दो चार पंडितों को आती है, वो भी आधे मंत्र ठीक बोलते हैं, आधे जल्दी जल्दी में बोल के छुट्टी कर देते हैं। संस्कृत किसको आती है, किसी को नहीं आती, तो वो डेवलप कैसे हो। तो आप देखना, तो मान लो कोई भी जी ऐसा कुछ लैपटॉप है, इससे मंगवाया, मान लो जी वहां से सिंगापुर से अर्चना को मिला जी 1 लाख रुपए का, ठीक है अर्चना जी 1 लाख का आपने खरीदा, आप एयरपोर्ट पे उतरे,
कितने लोग हैं जिन्होंने कभी एयर ट्रेवल किया है आउटसाइड कंट्री का, इंटरनेशनल? वहां पे क्या होता है जी, ग्रीन चैनल होता है, रेड चैनल होता है ना। ग्रीन चैनल का मतलब है आपको डिक्लेरेशन होता है मेरे पास कोई ऐसा आइटम नहीं है, तो आप मुझे घर जाने दो, कपड़े ही हैं, मेरी ब्रीफकेस में क्या है, वो खोलते भी नहीं है, चल जाते घर जा। और एक होता है जी वो आपकी टैची पूरी खोल लेंगे, या आप डिक्लेयर करो कोई चीज खरीद के आए। तो अर्चना तो सीधी साधी थी, इसने डिक्लेयर कर दिया मैं ये खरीद के आई हूँ 1 लाख का। उन्होंने कहा जी 1 लाख का खरीद के आओ ना, इसके ऊपर हम 20% ड्यूटी लगाएंगे, 20,000। अब मेरा क्वेश्चन यही है, ड्यूटी किसके ऊपर लगी? अर्चना के ऊपर लगी या किसके ऊपर लगी? अर्चना पे लगी। पे किसने किया? पे भी इसने किया। अब ये बाहर निकली, फ्रैंक पैसे पहले ही खड़े हुए थे, उन्होंने कहा तेरे को बोला था मेरे लिए वो ले आई, वो लाई है? इन्हें कहा जी ले आई। कितने का है? इन्हें कहा जी 1 लाख का तो मैंने खरीदा था, 20,000 पे ड्यूटी लग गई, तो इसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 1,20,000। अब ये टैक्स लगा किसके ऊपर था? अर्चना के ऊपर। अल्टीमेटली इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? जो आदमी इसको लेगा। इसने 1,20,000 का ले लिया, तो लगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। पे तो अभी भी इसने किया ना, ये तो नहीं कहते ना बाहर वो खड़ा हुआ वो आके पैसे देगा। आपका कंसर्न क्या था कि लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है? पे कोई और नहीं करता, बर्डन किसी और के ऊपर आ जाता है, पे तो उसी को ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? अब इन्होंने फ्रैंक भाई ने क्या किया जी, इनका कोई और जानने वाला था, कोई एक्स। उन्होंने कहा इतना, ये तो बहुत बढ़िया जी, कहां से मंगवाया? इन्हें कहा जी सिंगापुर से मंगवाया। कितने का आया? इन्हें कहा जी 1 लाख का आया था, 20,000 रुपये ड्यूटी लग गई। उन्हें कहा मुझे दे दे। इन्हें कहा 10,000 रुपये मैं प्रॉफिट पे लूंगा। उन्होंने कहा ले ले भाई प्रॉफिट। इसने उसको 1,30,000 का बेच दिया। अब अल्टीमेटली ये जो 20,000 था किसके ऊपर आ गया? इसने आगे बेच दिया। तो विजय लक्ष्मी ने ठीक बोला, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो हमारा अंतिम कंज्यूमर है, बर्डन उसके ऊपर आएगा। लगा किसके ऊपर? पे किसने किया? पर अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा? उसके ऊपर ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे जी? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब आप लॉ की लैंग्वेज लिखो जी, इनडायरेक्ट टैक्स। इफ लेवी ऑफ टैक्स and burden of tax is not on the same person, or we can say on different persons, मतलब पे किसी और ने किया, लगा किसी और के ऊपर था, लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसी और के ऊपर आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप जीएसटी करते हो, जीएसटी में क्या होता है? मैं आपको बढ़ाता हूं जी, मेरे ऊपर टैक्स लगता है भाई, आपकी जितनी भी कलेक्शन होगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। हम क्या करते हैं? हम आप लोगों से ले लेते हैं, अपनी फीस पे ऐड कर लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट वाले के ऊपर टैक्स लगा, उसने आपके बिल में ऐड कर दिया, तो अल्टीमेट बर्डन आपके ऊपर पड़ गया वो। तो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज किया, अल्टीमेट बर्डन क्या होगा? फाइनल कंज्यूमर पे होगा। जो फाइनल कंज्यूमर, ये बोला था ना आपने, लास्ट कंज्यूमर पे होगा। लगा किसके ऊपर, पे किसने किया, मैटर वो नहीं करता। उसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आएगा? लास्ट कंज्यूमर पे आएगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जिसके ऊपर लगेगा, जो पे करेगा, बर्डन भी उसी के ऊपर है, बर्डन है। मान लो जी आप कहीं पे जॉब करते हो, एग्जाम्पल को समझो जी, मान लो आप कहीं जॉब करते हो, सपोज अर्चना का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्चना जॉब करती है जी, इसकी 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है। 10 लाख पे तो आजकल टैक्स है ही नहीं, चलो 16 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट के 1 जिला टैक्स दे। अब इसके ऊपर टैक्स लगा जी, मान लो 1 लाख में मान लेते टैक्स लगा। ये क्या करेगी? खैर इसी 16 लाख में से टैक्स पे करेगी। 16 लाख की सैलरी थी, 1 लाख का टैक्स लगा, बाकी 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो टैक्स लगा भी इसके ऊपर, अल्टीमेट बर्डन भी इसके ऊपर ही आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट टैक्स है। जिसके ऊपर लगा, बर्डन भी उसके ऊपर है, तो डायरेक्ट टैक्स का क्या लिखोगे जी? इफ लेवी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। देखो मैं ना कॉलम बना देता हूं, एक तरफ मैंने लिखा था डायरेक्ट टैक्स, आप भी ऐसे करना, एक तरफ लिखा था इनडायरेक्ट टैक्स। आप एक चीज नोट करोगे, आपकी क्लास को जितनी भी देर होगी है, अभी हमने इनकम टैक्स बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया,
अभी तो हम इनकम टैक्स की कहानी सुना रहे हैं भाई, ये पैदा कैसे हुआ, हमारे देश में आया क्यों, ये जो आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो पहले उसकी कहानी समझना जरूरी है कि वो क्यों पैदा हुआ, उसका पर्पज क्या था। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का आपने सबसे पहला तो लिख लिया जी, इफ लेवी एंड बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन, this is called direct tax. If levy and burden of tax on different person is called indirect tax. मेरे ख्याल इस एग्जाम्पल को ना लैंग्वेज से ज्यादा एग्जाम्पल से जल्दी समझ आया होगा। तो इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इस पहले पॉइंट पे बता दो जी, कोई डाउट हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 है, किसको डाउट है? पीछे पीछे मैडम किसी को डाउट? क्या नाम है आपका लास्ट में? ठीक है, क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 2 बोलो जी। और कोई डिफरेंस किसी के माइंड में आ रहा हो? ये विजय लक्ष्मी बहुत इंटेलिजेंट है। बोलो मैडम कुछ और, पहले पेपर दिया हुआ कभी है? अच्छा कोई बात, बोलो और कोई डिफरेंस बोलो। और कोई किसी के माइंड में डिफरेंस आ रहा हो बोलो। अच्छा पहले क्या बोले जी? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा वो कलेक्टेड नहीं होता बेटा, वो मैनेज होता है, मैनेज बाय। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक आप लिखो जी सेकेंड, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। अब हम इसी पॉइंट पर रुक जाते हैं जी। प्रोग्रेसिव क्या होता है? इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं जी? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव। पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं जी, फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे आएंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव आप लॉ में पढ़ते हो, प्रोग्रेसिव इन नेचर। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है जी, आप एक चीज को समझना चाहिए। आज की डेट में हमारा इनकम टैक्स क्या कहते हैं जी? जिसकी इनकम है पहले 4 लाख रुपए तक, उस पर टैक्स लगेगा नील। जिसकी इनकम है 4 लाख रुपए पर एनम पे, उस पर टैक्स कितना लगेगा? नील। अगले 4 लाख मतलब आपका क्या होगा जी? 4,01,000 से लेके 8 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा जी 5%। कितना हो गया जी? 20,000। पहले 4 लाख रुपए हर आदमी के फ्री है। अब मुकेश अंबानी के भी पहले 4 लाख रुपए फ्री हैं, आपके भी पहले 4 लाख फ्री है, मेरे भी पहले 4 लाख फ्री है। पहले 4 लाख रुपए हर आदमी के फ्री है। अगले 4 लाख पे कितना इनकम टैक्स लगेगा? 5%। अगले 4 लाख मतलब अगले 4 लाख, इस पे लग जाएगा जी 10%। फिर अगले 4 लाख इस पे लग जाएगा जी 4,500 16 15%। फिर अगले 4 लाख पे 20%। फिर अगले 4 लाख पे 25%। फिर अगले 4 लाख पे 30%। फिर उससे भी आगे चले जाएंगे तो 30%। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे हमारे पास टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव क्या हो गया जी? मान लो जी किसी चीज के ऊपर 5% टैक्स लगता है। आपने 100 रुपए की सेल की तब भी 5%, आपने 100 करोड़ की सेल की तब भी 5%। 100 करोड़ पे 5% दे दो। अगर 100 रुपए की सेल किया तो 5 रुपए दे दो, 100 करोड़ की सेल किया तो उसी हिसाब से दे दो। मतलब इसमें क्या होगा? रेट चेंज नहीं होगा, हमारा सेम रहेगा, रिग्रेसिव है, कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। थोड़ा सा मैंने बताया, हम इसको डिटेल में करेंगे आराम से। थर्ड पॉइंट लिखो जी, थर्ड पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 3 को जी डायरेक्ट टैक्स में इट इज मैनेज्ड बाय CBDT. इट इज मैनेज्ड बाय, क्या बोलते हैं जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. इट इज मैनेज बाय CBIS. इसकी फुल फॉर्म होती है जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. हमारे डायरेक्ट टैक्स, देखो हमारी ना कैसे हायरार्की है. ऊपर हो गए जी हमारे प्रधानमंत्री जी, इसके नीचे सारी मिनिस्ट्रीज हैं. तो मिनिस्ट्री में एक हमारी होती है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. श्रीमती सीतारमन मैडम है ना, उसका चेहरा याद रख लो और रोज याद आएंगे वो आपको. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अब इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं जी, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो हिस्से होते हैं जी, एक होते हैं CBDT, एक होते हैं CBIC. जो डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करते हैं वो होते हैं CBDT, और जो इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को करते हैं वो कौन होते हैं जी, CBIC. इन दोनों को मिला के क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू. सारा रेवेन्यू इंडिया का कहां से आ रहा है. फिर वो रेवेन्यू क्या हो गया जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हो गया जी, हमारी जो सरकार है. ठीक है ना, पूरा मैं हायरार्की बना के दिखा दूंगा आपको. तो दो डिपार्टमेंट होते हैं जी. डायरेक्ट टैक्स वाले का कौन हो गया, CBDT. आपको मैनेज कौन करता है, आपके इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. सारे नोटिफिकेशन कहां से आएंगे, वहीं से आएंगे. कोई चेंज हो गया, डेट शीट कहां से आएगी, वहीं से आएगी. पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, कहां से आएगा, वहीं से आएगा. पेपर आज एक नया बढ़ गया, कम हो गया, नया पैटर्न आ गया ना आपका. फाउंडेशन में जो आपका होता था ET वाला होता था, उसमें चेंज हो गया सारा. अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करेगा, पहले आपका MCQ होता था. तो सारा कौन मैनेज कर रहा है, इंस्टीट्यूट. तो इनकम टैक्स में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कौन निकालेगा, CBDT. GST में नोटिफिकेशन आएगा, कौन निकालेगा, CBIC. सबका काम बटा हुआ है ना. तो CBDT कौन क्या मैनेज करता है, डायरेक्ट टैक्स को. इनडायरेक्ट टैक्स को कौन करेगा, CBIC. CBIC फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. CBDT की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर है यहां तक. और बोलो फोर्थ वाला, फोर्थ बोलो जी. हाँ, बर्डन ट्रांसफर हो सकता है. जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स इज नॉट ट्रांसफरेबल. आपके ऊपर लगे तो भैया आपको अपने इनकम से देना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि मान लो इसके ऊपर टैक्स लगा 1 लाख का, ये किसी और को कहा भी मेरा टैक्स तू ही दे, नहीं कह सकते. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ट्रांसफर ही हो जाता है वो तो सारा. तो आप क्या कहते हो जी, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल. A B को ट्रांसफर कर देगा, B C को ट्रांसफर कर देगा, C D को ट्रांसफर कर देगा, D E को कर देगा. अल्टीमेटली जो आदमी इसको कंज्यूम करेगा उसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है जी, ठीक. अब हम अपना स्टार्ट करते हैं जी. देखो मैंने आपको बोला था जी क्या क्या चीजें लॉ में, क्या क्या चीजें आती हैं. एक तो आता है एक्ट, लॉ में आते हैं जी एक तो एक्ट. आप क्या क्या पढ़ोगे जी, एक तो पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट. क्या ये सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है. कहां से आया, यूनियन लिस्ट से. कौन सी एंट्री से, एंट्री नंबर 82 से आया. एक छोटी सी जोड़ लिख लो जी, चाहे आपका पेपर होगा दिसंबर 26 में, चाहे आपका पेपर होगा जून 26 में, आपके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अभी पता थोड़े दिनों में क्या होगा, नया एक्ट आ रहा है, 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025. रोज आप मुझे फोन करोगे, अपने दोस्तों को फोन करोगे, अरे ये नया एक्ट हो गया, क्या ये हमारे पेपर में भी आएगा, क्या इसमें जो लिखा हुआ वो हमारे को भी करना है. तो बहुत बड़ा काटा मार दो उसको, आपसे कोई लेना देना नहीं है. नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो आपकी मर्जी है, पर अभी आप मत पढ़ना उसको, कंफ्यूज मत होना. आपके जो पेपर में आएगा वो कौन सा एक्ट आएगा,
अब दूसरी बात है, ये 61 वाला एक्ट आप पढ़ रहे हो, इसकी अमेंडमेंट तो होनी चाहिए, इसकी अमेंडमेंट भी हर साल होती है। तो आप क्या लिखोगे जी, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है आपके जो सिलेबस में आएगा, मैं लिख देता हूं जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऐसे लिखना जैसे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 as amended by Finance Act 2025। हर साल हमारी पार्लियामेंट में जो फाइनेंस बिल आता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है जिसको आप बजट बोलते हो, उसमें सारी अमेंडमेंट होती रहती है। तो हमारे ऊपर कौन सा लगेगा जी, फाइनेंस एक्ट 2025। आज कौन सी तारीख है, 20। अब भी आज से 11 दिन के बाद, 12 दिन के बाद दोबारा बजट आएगा, दोबारा बजट आएगा ना, वो कौन सा होगा, फाइनेंस एक्ट 2026। उसमें बहुत सारे चेंजेज होंगे। फिर आपके दिमाग में परेशानी, मैडम बोल रही है जी अब तो इनकम टैक्स का रेट चेंज हो गया, मैडम बोल रही है जी अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। सर क्या ये हमारे पेपर में भी आएगा? अभी काटा मार दो बड़ा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सुनना भी मत उसको, देखना भी मत उसको, और कंफ्यूज भी मत होना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा अब बिल आएगा वो कब से इंप्लीमेंट होगा, 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2026 से। फाइनेंस एक्ट तो वो कौन से पेपर में आएगा, अगर कोई बच्चा पेपर देगा जून 2027 में, उसके ऊपर वो अप्लाई होगा। जो बच्चा पेपर देगा दिसंबर 2027 में, उसके बाद उसके ऊपर वो अप्लाई होगा। तो आपके ऊपर वो कोई अप्लाई नहीं होगा जी। आप में से कुछ बच्चे को लग रहा होगा जी हमने तो ये भी सुना है कि इनकम टैक्स में चेंजेज होते रहते हैं, नोटिफिकेशन होते रहते हैं। आज मान लो रात को एक नोटिफिकेशन आ गया जी इनकम टैक्स में ये चेंज हो गया, अब आपकी तो नींद खत्म। सर ये हमारे पेपर में आएगा, आज तो न्यूज में आ रहा था जी इनकम टैक्स में चेंज हो गया, तो क्या ये हमारे पेपर में आएगा? तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया हुआ है, पेपर से 6 महीने पहले, आपका पेपर है 1 जून 2026 को, 6 महीने पहले हो गए जी 30/11/2025। 30/11/2025 जा चुके हैं या आगे आएगी? जा चुकी है। यहां तक जितने भी चेंजेज हुए थे आपके पेपर में केवल वही आएंगे। उसके बाद कभी भी कोई चेंज होगा नहीं होगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि सर वो न्यूज में आ रहा था इनकम टैक्स में ये नया रूल आ गया, इनकम टैक्स में नया सेक्शन आ गया, इनकम टैक्स में ये चेंज हो गया, तो क्या ये हमारे पेपर में भी आएगा? तो आंसर क्या है, नो। क्योंकि 30 नवंबर 2025 के बाद जितने भी चेंजेज हुए हैं, अगर आज रात को भी चेंजेज होगा आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 1 दिसंबर को भी चेंज हुआ आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 जनवरी को भी चेंज हुआ आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना कहां तक था, 30 नवंबर से पहले। अब मान लो 30 नवंबर से पहले कुछ चेंज हो गया, मेरी नॉलेज में भी तो होगा ना, वो मैं आपको बता दूंगा ना, वो नया रूल आ गया आपको ये इंप्लीमेंट करना है अब। तो इसलिए आपको बिल्कुल 1% भी माइंड में कोई ये नहीं है जी अब आज, पता बच्चे हैं सुन लेते हैं, सर वो हमारा कोई पड़ोसी बता रहा था जी नया एक्ट आ गया है, नया कानून आ गया है, नया ये आ गया है, नया अमेंडमेंट आ गया है, नया रूल आ गया है, क्या सर हमारे पेपर में भी आएगा? तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, और कोई आपको बोले तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। जितना आना था आ चुका। 30 नवंबर 2025 के बाद कोई भी चेंज है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है मेरी बात, कोई जो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। आप देखो जी जिसने पेपर देना है दिसंबर में, दिसंबर 2026 में, दिसंबर का पेपर होगा जी, जो मैंने पढ़ा है आपके मैनुअल में 21 दिसंबर 2026 से। ठीक है, 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले क्या बनता है जी, 21 जून 2026। उन्होंने इसको 30 जून मान लिया जी। 30 जून 2026 तक अगर कोई भी चेंज आएगा, पहले मुझे यह बताओ अगर सचमुच में चेंज आता है तो आपको पहले पता चलेगा या मुझे आपसे पहले पता चल जाएगा? तो मैं आपको बताऊंगा ना भाई ये चेंज आ गया आपके पेपर में, ये अप्लाई होगा। तो इसलिए आपको ना माइंड में कहीं पे भी डाउट नहीं रखना है कि मेरा एक फ्रेंड बता रहा था जी, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे होते हैं,
मेरा फ्रेंड बता रहा था जो इनकम टैक्स में चेंज हो गया, सर आपने तो बताया नहीं। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दिसंबर में पेपर दोगे तो 30 जून तक की जो भी चेंजेज आएंगे मैं आपको बोल दूंगा, भैया जो दिसंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए रूल चेंज हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे पता नहीं चलेगा और आपके फ्रेंड को पहले पता चल जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा भी चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम लोगों को तो पहले पता चलेगा ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल 1% भी कहीं पे वो नहीं करना है कि सर वो इनकम टैक्स मेरा फ्रेंड बता रहा था जी चेंज हो गया जी, मेरा फ्रेंड बता रहा था जी नया रूल आ गया जी। वो फ्रेंड को बताने दो, फ्रेंड को बोल भाई तूने जो करना है कर ले, मेरे को नहीं करना है, क्योंकि इसका मेरे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आपका इनकम टैक्स 2025 से कोई लेना देना नहीं, समझ गया बात को। आपका जो आज के बाद नए अमेंडमेंट आएंगे उनसे कोई लेना देना नहीं, जितने आने थे आ चुके। इसके बाद आपके पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज आने वाली नहीं है। ठीक है ना मैडम, कोई मतलब आज के बाद ये बात नहीं करेंगे क्या क्या नहीं। तो हमारा जो था ना फाइनेंस एक्ट 2025, जो पिछली साल 1 फरवरी को मैडम सीतारमन जी ने जो बजट पढ़ा था, हमारा उससे मतलब है फाइनेंस एक्ट 2025। अब जो 10 दिन के बाद नया बजट आएगा, अभी मैंने इतनी बार बोला ना, वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना 3-3 4-4 बारी मैंने बोला, अभी बजट आने दो 1 तारीख को, अगले हफ्ते फिर हंगामा हो जाएगा, सर वो ऐसा चेंज हो गया है, ऐसा चेंज हो गया, हमारे पेपर में आएगा। आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है उसका, आपका जो पिछली बार बजट आया था वही है, और वो मैं आपको लिखवा ही दूंगा उससे पहले, क्योंकि उसमें अब कोई भी चेंज आएगा तो नेचुरल सी बात है मुझे पता चलेगा, लेकिन आपके पेपर से उसका चेंजेस का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, हमने देखो जो अभी तक किया, फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताइए जी हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की जैसे जैसे सरकार को जरूरत पड़ती है, सरकार अपने हिसाब से एक्ट बनाती रहती है। पहली बार एक्ट बना था जी 1857 में, म्यूटनी हुई थी, 1860 में एक्ट बनाया था इन्होंने और इनकम कलेक्ट की थी। उसके बाद 1882 में भी एक एक्ट बना था, फिर 1922 में भी एक्ट बना था, फिर 1961 में भी एक्ट बना था, अब 2025 में भी बनेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते रहते हैं। तो हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल है, ना कोई पुराने वाला ना कोई नए वाला, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको एक चीज लगी होगी जी, इनकम टैक्स एक्ट का नाम और इनकम टैक्स रूल्स दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। पहली बात, दोनों पे ईयर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। मैंने आपको भी बोला जी 1 फरवरी 2026 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नया बिल लाएगी। वो कब से इंप्लीमेंट होगा? 1 अप्रैल 2026। तो जो 1961 में एक्ट बनाया गया होगा वो कब से इंप्लीमेंट हुआ होगा? 1 अप्रैल 1962 से। तो इसकी जो एप्लीकेशन हुई होगी 1962 हुई होगी ना। एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस है? जो भी एक्ट होता है उसका रूल भी साथ होता है। इंडियन पिनल कोड सुना आपने? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, उसके साथ में क्या होता है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पिनल कोड का धारा 302 कहती है जी अगर किसी का मर्डर हो गया तो आपको फांसी होगी। ऐसा कभी सुना क्या? किसी का मर्डर और इमीडिएटली उसको फांसी होगी? उसका प्रोसीजर क्या है? पहले उसको जेल में रखा जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, उसकी जमानत होगी कि नहीं होगी, पूरा ट्रायल चलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी डिफेंस काउंसिल की बात सुनी जाएगी। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब जाके होगा। तो प्रोसीजर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है जी प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे लगेगा? क्या आप स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाओगे? क्या आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाओगे? क्या आप पूरे साल का लगाओगे? क्या आप आधे साल का लगाओगे? कैसे कैलकुलेशन करोगे? कैसे उसकी एंट्री करोगे? प्रोसीजर क्या होगा? तो प्रोसीजर कहां लिखा होता है? इनकम टैक्स रूल में। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में लिखा हुआ है जी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, खत्म। अब वो कैसे लगेगा, किस रेट पे लगेगा, कौन से मेथड से लगेगा, ये कहां लिखा होगा? रूल्स में।
तो एक्ट में लिखा होता है व्हाट टू डू और रूल्स में लिखा होता है हाउ टू डू। उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या करना है, ये एक्ट में लिखा होता है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो रूल्स में लिखा होता है। तो हमने केवल एक्ट पढ़ लिया, एक्ट में लिखा होता है डेप्रेशन लगेगा, लगा लो। कैसे लगाओगे? देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए प्रोसीजर कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगाएंगे, हम स्टेट लाइन पे लगाएंगे, किस तरह की इंडस्ट्री पे कैसा लगाएंगे। अब हमारे यहां पे रूल्स हैं। अगर आपकी पावर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे एनटीपीसी बिजली बनाती है, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा सकते हो। ऐसे अलग अलग है। अगर आपका इस तरह का बिजनेस है तो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगाना पड़ेगा। अगर आपका इस तरह का बिजनेस है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना पड़ेगा। मान लो आपकी कोई फॉर्म थी, थोड़े टाइम के बाद वो कन्वर्ट होकर एलएलपी बन गई, थोड़े टाइम के बाद कन्वर्ट होकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। अब डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? क्या फर्म को मिलेगा, क्या एलएलपी को मिलेगा, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलेगा? रूल्स है ना कुछ भी। कैसे होगा भाई डेप्रिसिएशन मिलेगा? ये तो कहां लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन कैसे मिलेगा उसका रूल क्या है, सिस्टम क्या है उसका, वो कहां लिखा होता है? रूल्स में। तो आप क्या लिखोगे जी? इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा होता है? व्हाट इज टू बी डन। और रूल्स में क्या लिखा होता है? हाउ इट इज टू बी डन। इसको करना कैसे है। अब आपको देखो जी, पेपर है आपका, एक्ट तो ये होगा जी, आपका पेपर होगा 1 जून से, ठीक है। अब वो पेपर कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन आएंगे ना आपको, भाई ये वाला पेपर इतने नंबर का होगा, ये वाला पेपर मैंने आपको बताया ना, रूल्स में लिखा हुआ है ना, भाई 100 नंबर का पेपर होगा, 6 क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे, दूसरे क्वेश्चन के 3, ऐसे बताया ना मैंने आपको। ये रूल है भाई। उसको करेंगे तो करेंगे कैसे, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, दैट इज कॉल्ड रूल्स। रूल्स में लिखा होता है इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, और एक्ट में लिखा होगा करेंगे क्या। व्हाट इज टू बी डन एक्ट, हाउ इट इज टू बी डन रूल्स। अब तीसरी बात मैंने क्या लिखवाई थी जी आपको, नोटिफिकेशन। किसको पता है जी नोटिफिकेशन क्या होता है? किसको पता है नोटिफिकेशन क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने अभी क्या लिखते हो, आप CSET ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो जो आपका पेपर था, डबल ए लिखते हो, है ना। आप उसमें से पास हुए, पास हुए ना? अभी कब हुए थे पास? नवंबर में आप पास हुए थे। आपके घर में कोई आया था इंस्टीट्यूट से कहने आपको कि वैसा आप पास हो गए हो? कोई लेटर आया हो, कोई टेलीग्राम आई हो, कोई फोन आया हो, भाई हम इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं आप पास हो गए हो? कैसे आया था रिजल्ट, साइट क्या है उनका, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। भाई उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया और वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। मान लो आप, ये एडमिशन एंड आई मैडम बोल सकती है हम नहीं मानते इसको, वेबसाइट को मेरे को लाके दिखा तो कब पास हुआ, हो सकता है ऐसा? मानेंगे ना, सब लोग मानेंगे। तो नोटिफिकेशन क्या होता है, जो सरकार इश्यू करती है और बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी, बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जी ऐसा होगा, अब सबको बताने नहीं जाएगी, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल गजट बोलते हैं उसको, उसमें नोटिफाई हो जाएगा। इसका मतलब वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, सबको मानना ही पड़ेगा वो। अब CS इंस्टीट्यूट की ये नोटिफिकेशन है, ये उनकी जो उनकी वेबसाइट है ना, वो उनका ऑफिशियल गजट है, उस पर उन्होंने डाल दिया जी ये पास, ये फेल, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, सबको मानना पड़ेगा, वही है जो है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है जी, गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, मान लो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उनकी ऑफिशियल गजट है, जिसमें वो लिख देंगे, इसका मतलब सबको मानना पड़ेगा। तो उसमें जो भी लिखा होगा, अब मान लो आज गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, 150 करोड़ लोगों के घरों में टेलीग्राम भेजेंगे भाई आज से रूल चेंज हो गया, ऐसा होगा क्या? क्या करेंगे, ऑफिशियल गजट में आ जाएगा आज से ये वाला रूल चेंज हो गया। तो ये क्या चीज है, नोटिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, लिख लो जी, नोटिफिकेशन बाइंडिंग ऑन ऑल, सबको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर्कुलर्स क्या होते हैं,
सर्कुलर्स। सर्कुलर्स सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। सर्कुलर क्या होता है जी, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब आप लॉ पढ़ते हो, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। आप कभी कोर्ट के आर्गुमेंट सुनो, सेम एक्ट को डिफेंस काउंसिल वाला अलग वे में पढ़ रहा होता है, प्रोसिक्यूशन वाला अलग वे में पढ़ रहा होता है, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है ना। तो हमारी इंटरप्रिटेशन अलग अलग ना हो, इसलिए सीबीडीटी क्या करता है, जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिसेज हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, सबको एक सर्कुलर इशू कर देता है, भैया इस नोटिफिकेशन का ये मतलब है। उनको ना क्लैरिटी कर देता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कई बार उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला, बंदों को डाउट आ गया, एक आदमी कह रहा है जी पैसे ले सकते हैं, एक आदमी कह रहा है जी नहीं ले सकते। अब बताओ एसएससी क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा? तो इनकम टैक्स जो सीबीडीटी है ना, वो इनकम टैक्स के हर डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर इश्यू करता है, भी हमने जो नोटिफिकेशन निकाला उसके विद 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स लिख देता है, भी हमारी नोटिफिकेशन का ये मतलब है, ताकि उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो लोगों को गलत गाइड ना कर सके। तो वो सर्कुलर केवल उन्हीं के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता सर्कुलर। लेकिन अगर मान लो हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, हम कोर्ट में जाके दिखा सकते, देखो जी इनका ही सर्कुलर है, इन्होंने कहा हुआ जी एसएससी को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए मुझे भी बेनिफिट दूंगा। अगर मेरे मतलब का है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं, मेरे मतलब का नहीं है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है उसकी। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसकी बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को तो पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कोई जजमेंट दे दिया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला हुआ है ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा उसका, वो तो सबको ही मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट वो मानने पड़ेंगे। तो हम लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, सर्कुलर्स पढ़ेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी मान लो कोई मकान खाली करता है तो उसका इतना टैक्स लगेगा, है भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, मानना पड़ेगा। वो एक्ट में लिखा है या नहीं लिखा उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, मानना पड़ेगा वो तो। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इनकम टैक्स एक्ट। हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट। मैं 2 मिनट फिर रुक जाता हूं जी, आप अपने आप सोच लो। मैंने एक आपको हिस्ट्री बताई है इनकम टैक्स की, कि ये क्या चीज है, कैसे है, संविधान क्या है, कौन आदमी टैक्स ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट का क्या काम है, असेंबली का क्या काम है, कौन क्या कर सकता है, ताकि दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप विश्वास मानोगे, अभी चुनाव होते हैं ना हमारे, ये नेता लोग इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं अभी ये दिल्ली में चुनाव हुए थे लास्ट ईयर, अभी 1 साल होने वाला है, तो हमारे वहां पे प्रचार वाले हुए थे आम आदमी पार्टी वाले, कि अगर आप इस बार आम आदमी पार्टी को जितवा दोगे ना, अगली बार सबका इनकम टैक्स माफ हो जाएगा। मैं सोच रहा था भाई तुम्हारे हाथ में है इनकम टैक्स माफ हो जाएगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो पार्लियामेंट का काम है वो भी तुम कर दोगे, आम आदमी को पता ही नहीं होता। वो कह रहे केजरीवाल तो कहता माफ हो जाएगा। तो एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को पता होना चाहिए ना भाई कौन आदमी क्या कर सकता है। अब जैसे मैंने कई बार ये भी सुना है, जैसे वो राहुल गांधी जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी नेता का नाम लेना अलाउड नहीं है, जनरल बता रहा हूं मैं। उन्होंने पार्लियामेंट बोला जी जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे मोदी जी ज्यादा फंड दे देते हैं, जहां कांग्रेस की है वहां पे कम फंड देते हैं। अरे भैया संविधान में लिखा हुआ मोदी जी दे ही नहीं सकते, सीएफआई में सारा पैसा जाता है, वहां से अपना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा या मोदी जी अपनी मर्जी, ऐसा है कि कभी नहीं है। तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, किसकी क्या पावर है। मोदी जी भगवान नहीं है, वो इस देश के सेवक है। जैसे हम नौकरी करते हैं मोदी जी भी नौकरी करते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ वो उनको मानना पड़ेगा। अब मैं यहां पे आता हूं, मेरे को उन्होंने बोला रुचि मैडम सवेरे 8:30 क्लास है, 8:30 बजे आने मेरे को मानना पड़ेगा ना। ऐसे संविधान में जो लिखा हुआ है मोदी जी को वही मानना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूं मेरी मर्जी चलेगी, नहीं चलेगी। तो संविधान, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। तो संविधान में 448 आर्टिकल, उन्होंने ठीक बताया 448 आर्टिकल्स है, हर एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो कोई आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा, चलेगा क्या? और मैंने आपको बोला जब संविधान लिखा गया तो कितनी बारीक बारीक चीजें लिखी गई हैं कि आने वाले टाइम में कोई झगड़ा ना हो, उसको भी लिखो। इसमें एक नया आर्टिकल और बना दो, उसमें लिखो जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे,
ताकि डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए सारा। तो हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान क्या कहता है, टैक्स कैसे लेंगे, आपको मैंने सारे बताए जी आर्टिकल्स। आर्टिकल 245 क्या कहता है, 265 क्या कहता है, 246 क्या कहता है, एक आर्टिकल 123 भी होता है। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जितने आर्टिकल हमने पढ़े, इसमें कोई डाउट होता है दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ जी। हाँ, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है ना, स्टेट की एंट्री नंबर 47 में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे रूल बना सकती है, उसमें लिखा हुआ है सर। वो तो मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें, किसी के पास कंफ्यूजन नहीं है उसमें। अब आप देखो जी, हमारे इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हमने क्या किया जी, एक्ट का मतलब आपको बता दिया, 61 का मतलब आपको बता दिया। अभी तक एक्ट का ही मतलब बताया मैंने, एक्ट क्या चीज है, कौन बना सकते हैं, क्या है, कौन पावर है, क्या है। अब हम बात करते हैं जी टैक्स की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स? कौन बताना चाहेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स? क्या ये वॉलेंट्री है, हमने गोलक रखे हुए जिसके जितने श्रद्धा डाल दो भैया, ऐसा है क्या? या कंपलसरी है? कंपलसरी है। कंपलसरी वो भी होता है जो रैंसम मांगते हैं, तेरे बेटे को उठा के ले जाएंगे भैया, 4 लाख रुपए दे जाइए, नहीं तो वैसा है क्या? इट इज कंपल्सरली अंडर द स्टैच्यूट, कानून के हिसाब से आपका कंपलसरी है। समझिए ना बात को, कंपलसरी तो है, कंपलसरी तो वो भी होता है जो रैंसम वगैरह होती है, जबरदस्ती हो गया भैया काम, लेकिन वो एक्ट के हिसाब से नहीं है ना, ये एक्ट के हिसाब से है। मतलब नंबर 1 ये क्या है जी, वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। मैंडेटरी है, देना पड़ेगा आपको। कितना देना पड़ेगा? जितना एक्ट में लिखा होगा, हमारे फाइनेंस एक्ट 2025 में जो लिखा होगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ना आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ना कोई आपसे ज्यादा ले सकता है। ना आप अवॉइड करते हो, ज्यादा ले सकते हैं जी। इनकम क्या होती है, इस पर हम बहुत लंबी डिटेल करेंगे। सबसे पहले कहते हैं जी इनकम टैक्स एक्ट के बारे में आप लिखो जी, सबसे पहले किसको मालूम है टोटल सेक्शंस कितने हैं? ये सब चीजें वह सब आपके सिलेबस की हैं, आपके मैनुअल में सब कुछ लिखा होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, हमारे टोटल सेक्शंस कितने हैं जी, कौन बताएगा? 298। और ये सारे 298 सेक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, केवल जो हमारे पेपर से रिलेटेड है वही पढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे फाइनल में भी पढ़ोगे, आगे भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसका आपके एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सिंपल जो है, जो जो हमारे सिलेबस के वही पढ़ेंगे। पूरे 298 में आपको पढ़ाऊंगा, साल लग जाएगा, क्योंकि एक एक के कितने कितने पार्ट हैं। सेक्शन 194 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर एस पी क्यू, कितने पढ़ेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें। तो जितने आपके मतलब के वही पढ़ेंगे। सेक्शन 139 2 3 4 सब सब जो हमारे मतलब के वही पढ़ेंगे हम। 298 सेक्शन नंबर 1। अब आपका काम शुरू होते हैं जी, क्योंकि आप सचमुच में लॉ के स्टूडेंट हो, सीएस वाले लॉ के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। मैं जानना चाहता हूं जी सेक्शन 1 क्या होता है, हर एक एक्ट का सेक्शन 1 क्या होता है? डेफिनेशन। सेक्शन 1 क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या है? सेक्शन नंबर 1 में केवल टाइटल लिखा होता है, इस एक्ट का नाम क्या होगा। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ोगे, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, इट विल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। 3 चीजें लिखी होती है, 3 चीजें लिखी होती हैं। तो इनकम टैक्स में भी 3 चीजें लिखी होंगी जी। नंबर 1, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। नंबर 2, it is applicable
इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, इसको अंडरलाइन करो जी, इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? कैसे कैसे अमेंडमेंट आए, क्यों अमेंडमेंट आए, मैं बताता जाऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की। आपको आपको ना जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करोगे ना इनकम टैक्स में, उतना फायदे में रहोगे। आपका ना आगे प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है। थर्ड पे क्या लिखेंगे जी? क्या हो गया भाई? थर्ड पे क्या लिखा होगा जी, बोलो। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, एक्ट में तो लिखा होता है इट विल कम इनटू फोर्स, क्योंकि पहले नोटिफाई करते हैं ना, बाद में इंप्लीमेंट होता है। मैं आज की डेट में लिख रहा हूं, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। उन्होंने एक्ट में केवल इतना लिखा जी। अब मैंने आपको कहा जी इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 छोटे छोटे केस बताता हूं, फिर उसके बाद हमारी ये अमेंडमेंट कैसे आया एक्ट में, आप देखते जाना चाहिए। हमारे इंडिया का नक्शा क्या है जी? देखो मैं नीचे का नक्शा बनाता हूं जी, ये हमारा इंडिया का नक्शा है जी, नीचे का ऐसे है ना। ये क्या चीज है नीचे? इंडियन ओशियन। इधर क्या चीज है? इधर क्या चीज है? अरेबियन सी। इधर क्या चीज है? हाँ जी, हाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। चलो समुद्र कौन सा है? और मैं चल उसमें नहीं जा रहे। एक बार क्या हो गया जी, यहां पे एक शिप आई है, शिप में कुछ यात्री ट्रेवल कर रहे थे। अब वहां पे एक, ये मान लो विजय लक्ष्मी बैठी हुई थी। अब वो क्या होते हैं जी, शिप में सब चाय वाय नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उसने पूछा हाँ जी मैडम बताओ कुछ लोग हैं? मैडम ने कहा हाँ जी ले आओ जो भी है। ले लिया जी, मैडम ने खा लिया। 1000 रुपए का बिल आ गया जी। उन्होंने 1000 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए मैडम ने। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसको कहा भाई तूने 1000 रुपए का सामान बेचा, तेरे को कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, टैक्स दो, टैक्स दो। अब इसने कहा जी किस बात का टैक्स दूं? उसने कहा जी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, आप ये इनकम हुई है आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते हैं जी आप बताओ इनकम टैक्स में कहाँ लिखा हुआ है? उन्हें दिखा दिया जी सेक्शन 1 में लिखा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी इनकम हुई है आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहा जी ये कौन सा इंडिया है? समुद्र इंडिया है क्या? तुम्हारा है क्या ये? तुमने अपने एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमारी पूरी कंट्री में कहीं भी इनकम होती है तो टैक्स देना पड़ेगा? तो समुद्र आपका इंडिया है क्या? अब केस चलेगा, जज क्या कहेगा? लाओ एक्ट दिखाओ जी, एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में कहा लिखा हुआ है कि समुद्र में अगर कोई पैसा कमाएगा तो तुमको टैक्स देगा। तब इंडिया की डेफिनेशन डिफाइन की गई, इंडिया की डेफिनेशन क्या है। अब हमारे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है? देखो अब ध्यान से सुनना, पहले मैं लिखवा तो बाद में दूंगा क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लग जाएगा, थोड़ा समय लीजिए, सेक्शन 1 समय लीजिए बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं जी नंबर 1 लैंड टेरिटरी, लैंड टेरिटरी लिखो मतलब मैं लिखवा दूंगा सर, मतलब लैंड जो नजर आ रही है वो तो इंडिया है ही है। उसका लिखते हैं जी टेरिटोरियल एरिया। वो कह रहे हैं समुंदर के अंदर चले जाओ जी, कितना चले जाओ? 200 नॉटिक माइल। एक नॉटिक माइल कितना होता है? एक नॉटिक माइल होता है जी 1.83 किलोमीटर। तो आप समुद्र के अंदर चले जाओ, रफली रफली 360 किलोमीटर बैठेगा ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 360 किलोमीटर ही होता है। 360 डिवाइडेड बाई 200 नॉटिक माइल, ठीक है 1. तो रफली रफली 360 किलोमीटर हो गया। 360 किलोमीटर इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ 360 किलोमीटर, ये इंडिया का नाम मान है, इसको हम इंडिया मानते हैं।
300 200 नॉटिक माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको इंडिया की डेफिनेशन में माना गया है। दूसरी बात है, एक केस और आया, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था जी, उसमें विजय लक्ष्मी बैठे हुए थे। एयर होस्टेस ने कहा बोलो मैडम क्या पियोगे, इन्होंने कहा जी ले आओ जी जो है, 1000 रुपये का नाश्ता कर लिया। इनकम टैक्स ने कहा एरोप्लेन एयर वालों को लाओ भैया पैसे दो। वो कहते जी ये कहाँ लिखा हुआ है जो आकाश के ऊपर भी तुम्हारे को टैक्स देंगे। तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है जी इंडिया में पैसा कमाएंगे तो टैक्स देंगे। अब भैया मैं आकाश में जा रहा हूं, आकाश इंडिया है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिखाओ जी आपके एक्ट में क्या लिखा हुआ है। एक्ट में लिखा हुआ है जी इंडिया में टैक्स लगेगा, तो इंडिया का मतलब क्या है भाई? एक्ट में, मैं आपको ना वाली बात ना वहां पे बोलता हूं बच्चों को, आप लोग इतने एक्ट पढ़ते हो, एक्ट के एक एक वर्ड का क्या मतलब है आपको पता होना जरूरी है। अब ये माना करो कि मान लो मेरे को जज साहब के सामने बहस करनी हो, तो मैं कैसे कन्विंस करूंगा? अब एक्ट में ये लिखा हुआ है, आपको खुद ही आधा अधूरा समझ आया हुआ वो, तो आप जज को कैसे कन्विंस करोगे? केस हार जाएंगे। अब जज साहब ने कहा लाओ जी दिखाओ एक्ट का मतलब क्या है। अब एक्ट दिखाया गया, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ एक्ट का मतलब क्या है। तो इन्होंने फिर एक्ट में मतलब बता दिया जी इंडिया का मतलब क्या है। आप अपने मैनुअल में लैंग्वेज पढ़ना, और नहीं तो मैं तो लिखवा ही दूंगा आपको। अभी टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा समझ लेते हैं, इसलिए लिखवाने का काम सारा मेरे ऊपर है, कुछ भी नहीं रहेगा, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको। पहले समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। लिखा तो बुक में भी हुआ, मैं लिखवा भी दूंगा आपको, बुक भी दे दूंगा। अब इंडिया की डेफिनेशन में क्या कहा जी उन्होंने, 200 नॉटिक माइल इधर चले जाओ, हर तरफ 200 नॉटिक माइल चले जाओ, और 200 नॉटिक माइल पे मान लो मैंने ये लाइन लगा दीजिए, इसके पूरा ऊपर आकाश तक, इसके समुद्र के नीचे पाताल तक, ये सारा इंडिया ही है। तो इंडिया की डेफिनेशन क्या आती है जी, जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है वो पूरी होगी, प्लस 200 नॉटिक माइल, चाहे समुद्र के नीचे चले जाओ, चाहे समुद्र के ऊपर चले जाओ, आकाश जहां तक नजर आ रहा है वहां चले जाओ, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई कुछ उड़ रहा है, नीचे कोई शिप जा रही है, कोई बोट जा रही है। अब मान लो यहाँ पे पेट्रोलियम है, सपोज यहाँ पे पेट्रोलियम निकल गया, यहाँ पे मैग्नीशियम निकल गया, यहाँ पे कोई भी धातु निकल गई, गोल्ड निकल गया, सिल्वर निकल गई, किसका होगा वो? क्योंकि वो इंडिया है, हमारे इंटरनेशनल समझौते हुए हैं कि समुद्र एक आदमी का कभी नहीं हो सकता, लेकिन किसी का तो है ना राइट वहां पे। तो 200 नॉटिक माइल तक का जो एरिया है वो क्या माना जाएगा? इंडिया। आपका मतलब पूरा टेरिटोरियल एरिया हो गया, प्लस 200 नॉटिक माइल, चाहे आप लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, समुद्र के अंदर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, आसमान में जाओ, आकाश में जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, अगर आप हमारे इधर हो तो ये क्या माना जाएगा जी? ये इंडिया माना जाएगा। तो यहां पे कोई भी इनकम होती है, चाहे कोई शिप है, चाहे कोई एरोप्लेन है, आकाश में उड़ रहे हैं वो, अगर वो हमारे ईईजेड में आ गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, 200 नॉटिक माइल, अगर वो हमारे 200 नॉटिक माइल के एरिया के अंदर है तो उसको क्या माना जाएगा जी? इंडिया। अब वो कह रहे जी ये सारी सारी चीजें क्या होती है जी? इंडिया मानी जाती है। तो सेक्शन नंबर 1 में वो क्या कहते हैं जी, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ द इंडिया। ऑल ऑफ इंडिया में इंडिया का मतलब क्या है मैंने बता दिया आपको। लिखवाएंगे, लिखने का काम छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेदारी है, लिखवाएंगे, क्योंकि लॉ में बिना लिखवाए हुए काम कैसे चलेगा। आपको लॉ की लैंग्वेज भी लिखवाएंगे, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस है कि लॉ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, पहले उसकी एक्सप्लेनेशन समझो, उसमें कहना क्या चाहता है वो। अब मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा ना आपको आसान लगेगी, मैं पहले पूरी लंबी लंबी लिखवाता, आपको लगता है समय तो आ रही जी, कोमे कोमे बीच बीच कितने सारे लगाए हुए हैं। तो सारा कह रहे जी 200 नॉटिक माइल है, उस 200 नॉटिक माइल में चाहे आप नीचे चले जाओ, चाहे आप ऊपर चले जाओ, चाहे आप लेफ्ट चले जाओ, चाहे राइट चले जाओ, आकाश में उड़ जाओ, पताल में चले जाओ, ये 200 नॉटिक माइल का एरिया हमारा है। इतने एरिया में अगर आप कोई भी पैसा कमाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कहा जी इनकम टैक्स ना किसी पर्सन के ऊपर लगेगा। अब इन्होंने कहा जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। भैया एक्ट में जब चीजें डिफाइन नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से तो काम होगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 265 ये कह रहा है, तो तुम उसको नहीं मान रहे, खत्म, तुम ही हारोगे।
जो आर्टिकल में लिखा हो वही तो माना जाएगा ना। उसने कहा जी पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में क्या होता है डेफिनेशन है पर्सन, ए पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी जी आपके हिसाब से, पर्सन क्या माना जाएगा? पर्सन, व्हाट इज पर्सन? देखो मैं कहता हूँ जी पर्सन को कैसे डिपेंड करते हो आप, मैंने लिखा जी यहाँ पे लिखा मैंने पर्सन, देखते जाना जी, इसकी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, अगर आज टाइम नहीं मिलेगा तो फिर किसी और दिन करेंगे जी। एक तो हो गया जी इंडिविजुअल को हम पर्सन मानेंगे, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, आप हो मैं हूँ 150 करोड़ की जनता है, उसको हमने पर्सन मान लिया। कल को कोई ये नहीं कह सकता मैं किस बात का टैक्स दूं, बताओ आपके एक्ट में कहाँ लिखा हुआ मुझे टैक्स देना है, तो कहेंगे आजा भाई देख लिखा हुआ हमने, भाई इंडिविजुअल आदमी को टैक्स देना है, पर्सन को टैक्स देना है। दूसरा, अगर आप HUF हो, यू आर ऑल्सो ए पर्सन, आपको टैक्स देना ही है। दाया भागा एक्ट में हो, मिताक्षर एक्ट में हो, वो सारे पढ़वाएंगे आपको कौन से। फिर आप आते हो जी फर्म में, अगर आप फर्म हो तो भी आप वो हो, आप कंपनी हो तो भी आप पर्सन हो। आप कंपनी में आएगा जी इंडियन कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी क्या है। चलो आप बताओ डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी, एक मिनट आप बताना मैडम डोमेस्टिक कंपनी क्या, और इंडियन कंपनी। और कोई बोलो जी इंडियन, मतलब आपने मेरे को डिफरेंस बताना है जी इंडियन कंपनी में और डोमेस्टिक कंपनी में क्या फर्क। इंडियन कंपनी के दो पार्ट होते हैं जी, एक डोमेस्टिक एक नॉन डोमेस्टिक। मैंने आपकी बात मान लीजिए जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होगी? हाँ जी, तो डोमेस्टिक कंपनी होगी। और कोई बताना चाहोगे सर, कुछ बताना चाहोगे मैडम डोमेस्टिक कंपनी क्यों? वही तो वो बता रहे हैं, वही है मतलब जो वो बता रहे हैं वही ठीक है। और आप बताना चाहोगे मैडम कुछ? ये है सेम है, और कुछ? हाँ हाँ बोलो ना बेटा। और कोई? चलो कोई ये ना कह मेरे को पता था, आप बोलो मैडम, आप बोलो सर। हाँ हाँ, और बोलो सर, आप बताओ कुछ बताना, आप कुछ बताना चाहो। आपने सब कुछ बताया, आपने एक चीज नहीं बताई। देखो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, मान लो जी रिलायंस इंडिया, स्पोर्ट रिलायंस की कंपनी है जी RIL, अगर ये इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी तो होगी। क्या इसका जितना डिविडेंड है, क्या इसके जितने भी शेयर्स हैं सारे वो इंडिया में हैं? नहीं है, बाहर के लोगों ने शेयर खरीदे हुए ना, तो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी। मतलब जिसके डिविडेंड का एक पैसा भी इंडिया से बाहर जा रहा है वो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। जिसका 100% डिविडेंड इंडिया में ही रहेगा दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स के रेट अलग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स के रेट अलग होते हैं। तो इनकम टैक्स पर्पज से ना आपको सब चीजों की बहुत डिटेल में पहले जानकारी होना जरूरी है, ये डोमेस्टिक कंपनी है कि नहीं है। कल को क्वेश्चन आएगा, आप पहचान नहीं पाओगे ये डोमेस्टिक कंपनी है कि नहीं है, कौन सा रेट लगाओगे उसमें? डोमेस्टिक कंपनी का अलग रेट है, तो डोमेस्टिक कंपनी का पता होना जरूरी है ना, डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी कौन सी होगी। तो ये सारा कंपनी आ गया जी, और कंपनी के बाद क्या होता है जी हमारा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर हमारा होता है जी AJP। तो आप ऐसे सर्कल बनाना जी, पहले इंडिविजुअल है पर्सन में, फिर HUF, फिर फर्म, फिर कंपनी, फिर AOP BOI, फिर AJP। अब जो इसके अंदर कवर नहीं उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं।
इंडिविजुअल मैंने बोला ये कोई भी नेचुरल पर्सन है, हम नेचुरल पर्सन है, हम इंडिविजुअल है। HUF का मैं आपको काफी सारा पता भी होगा, नहीं तो हम करेंगे इसको पूरा डिटेल में। फर्म को डिटेल में करेंगे, फर्म क्या होता है, LLP क्या होता है। फर्म एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP का अलग एक्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ जो भी है। कंपनी है, कंपनी मैंने बताया जी, इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सबकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। उसके बाद AOP क्या होता है, BOI क्या होता है। अगर कुछ टाइम है अभी, अब कितना टाइम है अभी, कब तक की क्लास है? 11 बजे तक। आपकी नेक्स्ट क्लास 11 बजे या मेरी क्लास 11 बजे तक है? 10:30 तक, ठीक। सॉरी मेरे को पता नहीं था, तो मैं छोड़ देता हूँ। देखो मेरा ना ये था, हमने आज ना इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी थी आपको बताना, क्योंकि इसके बिना काम आगे चलेगा नहीं। किसको बोरियत तो नहीं लगी? वो चीज ऐसी तो नहीं लगी जो इररेलेवेंट थी? क्योंकि ये जरूरी है सब चीजें, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में। थैंक यू जी, थैंक्स। किसी को कोई भी कभी भी प्रॉब्लम है पूछ रहे हो, आप तो लॉ के स्टूडेंट हो, रादर आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो CS नहीं हूँ, मैं तो CA हूँ, तो CS में तो लॉ ज्यादा होता है, लेकिन हम लोगों को तो इनकम टैक्स इतना डिटेल में पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल एक्ट में एक चीज। मैं कोर्ट में जाऊंगा, सॉरी एक्ट में डालेंगे, मैं सारे चलाऊंगा, AGP आपको पेड़ पौधा कोई नहीं छोड़ा होगा, पेड़ में टैक्स लगेगा। अब वो कल को कोर्ट में कहेंगे पेड़ को टैक्स लगेगा, आपका इसमें ना हर चीज को पहले अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, अच्छा लगा।